अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी दुश्मन रूहें का चौथा हिस्सा। ये किसी परिंदे की परों की फड़फड़ाहट की आवाज़ थी। मेरी नज़र ऊपर उठ गई। शायद मनिका आ गई थी। मैं जानता था कि वो किसी भी परिंदे का रूप धार सकती है। मैंने उम्मीद भरी नज़रों से फिजा में पर फैलाकर परवास करते हुए परिंदे को देखा और इंतज़ार करने लगा कि वो मेरे करीब नीचे उतरे। लेकिन परिंदा जिसे मैंने बाद में पहचान लिया वो उल्लू था और मेरे सर पर से परवास करता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। मनिका, मेरे मुंह से हैरत भरी आवाज़ निकली। तो वो मनिका नहीं थी। फिर वो कहाँ गई? क्या उसे मेरी आमद के बारे में मालूम नहीं हो सका? वो तो इंतहाई ज़बरदस्त जादुई कुव्वतों की मालिक है। वो मेरी रूह को मेरे बदन से जुदा कर सकती थी। वो मुझसे इश्क करती थी जिसका एतराफ़ उसने अपने मुंह से किया था। फिर उसने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा? उसे क्यों मालूम नहीं हो सका कि मैं आया हूँ? क्या मनिका नाराज़ है? क्या वो इस बात से खफा है कि लाहौर जाकर मैं उसे भूल गया और मैंने उसकी खबर नहीं ली? या फिर एक और रूह फरसा ख्याल मेरे दिमाग में आया। जिस तरह हवेली के सारे लोग मेरे वजूद से मुनर्रिफ हो गए हैं, इसी तरह मनिका भी मुझसे दूर तो नहीं चली गई। क्या मनिका पर भी तो फरीद चचा का जादू नहीं चल गया? ये बड़ा दुख भरा ख्याल था। मैं कुछ भी नहीं था उन अजदों के मुकाबले में कमज़ोर और नतवा। मेरे पूरे बदन में दुख की लहरें उठ गईं। तबीयत पर इतना बोझ आ पड़ा कि मेरे दिल में दर्द होने लगा। मैं वहीं बैठ गया, इस हैबतनाक हवेली में जिसके सामने से दिन की रोशनी में नौकर गुजरने से खौफ महसूस करते थे। मेरा दिल रो रहा था लेकिन आंखें खुश्क थीं। मेरी आंखें पत्थर की थीं। बड़े से बड़ा सानिया हो जाता, बदन उदासी से मफलूज हो जाता, लेकिन आंखों में नमी ना आती। उस वक्त भी मेरा दिल रो रहा था। अम्मी फरीद चाचा के जुल्म का शिकार हो गई। खुदा जाने उनके साथ फरीद चाचा ने क्या सलूक किया। क्या उन्होंने मेरी अम्मी को कहीं कत्ल तो नहीं कर दिया? अगर ऐसा हुआ तो लानत है मुझ पर कि मैं अपनी माँ की हिफाजत भी न कर सका। लेकिन फरीद चाचा, अगर मेरी अम्मी के पाँव के नाखून को भी तकलीफ पहुंची तो खुदा की कसम मैं आपको जिंदा जला दूंगा। मैं शदीद गुस्से के आलम में उठ खड़ा हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हवेली से बाहर आ गया। बहुत से अंदाजे हुए थे मेरी आंखों। देखी बात थी, फरीद चाचा ने अपना ईमान तर्क करके काले जादू का मजहब इख्तियार कर लिया। वो बेदीन हो चुके थे। उनका तो कत्ल वाजिब था। उन्होंने पूरे घर को हिप्नाटाइज कर दिया था और अब सब उन्हीं की जुबान बोल रहे थे। पता नहीं अम्मी के साथ क्या वजह हुई कि फरीद चाचा ने उन्हें मंजर आम से हटा दिया। खुद अम्मी और मुझे इतला दिए बगैर उम्रे पर चली जाएं किसी तौर मुमकिन नहीं था। और फिर मनिका, वो मेरे लिए बड़ा सस्पेंस थी। मेरे लिए मनिका दुर्गा देवी की पुजारन थी। क्या वो भी काले जादू के फेर में आ गई? क्या परिंदा बनकर फिजा में उड़ने वाली मनिका, क्या चीते का रूप धार कर खूनी दरिंदा बन जाने वाली मनिका भी फरीद चाचा के जादू से मार खा गई? सोचना पड़ेगा कि सिर्फ सोचना पड़ेगा, बल्कि कोई मुख्तसर अमल करना पड़ेगा। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन बाकी रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैं सोचता रहा था कि अब मुझे क्या करना है और मैंने कुछ फैसले किए। सारा रंग ही बदल गया था। पहले इस हवेली की खास रिवायत थी, सुबह का नाश्ता सब एक साथ इकट्ठे करते। दोपहर के खाने पर रुकैया या कुबरा नहीं थी, लेकिन रात को फिर सब एक जगह जमा होकर खाना खाते और अपनी अपनी दिन भर की रिपोर्ट एक दूसरे को देते। लेकिन 9 बज गए, किसी ने मुझे नाश्ते के लिए ना पूछा। मैं इस तारीखी खिड़की पर जा खड़ा हुआ जहाँ से मैंने बहुत कुछ देखा था, और उस वक्त मैंने फरीद चाचा को खुली जीप में बाहर जाते देखा। वो खुद जीप चला रहे थे। मैंने गहरी सांस लेकर खुदा का शुक्र अदा किया। रात को मैंने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें फरीद चाचा की मुदाखलत का खतरा था, लेकिन खुदा का शुक्र था कि यह खतरा खुद ब खुद टल गया। मैं सोच रहा था कि कमरे के दरवाजे पर आहट सुनाई दी और मैं चौंक कर पलटा। रहमानी बेगम थी, घर की पुरानी मुलाजमा। अंदर झांक कर बोली, उठ गए मालिक? जी रहमानी बुआ, कैसी हैं आप? ठीक हूँ छोटे मालिक, नाश्ता ले आऊँ आपके लिए? ले आइए, मैंने कहा और वो वापस चली गई। घर के नौकर बेबस और हल्के होते हैं, कोई भी उनकी जुबान खुलवा लेता है। इसलिए मैंने रहमानी बुआ से उस बारे में कोई बात करना मुनासिब ना समझी। अलबत्ता जब उन्होंने नाश्ता मेरे सामने लगाया तो इतना मैंने पूछ ही लिया, अब सब लोग नाश्ता एक साथ नहीं करते? नहीं छोटे मालिक। क्यों? मैं नहीं जानती, बस एक एक करके सब ने अपने कमरों में नाश्ता करना शुरू कर दिया। अलबत्ता रात का खाना अब भी सब साथ खाते हैं। मुलाजमा इससे ज़्यादा कुछ ना बता सकी। गर्ज ये कि मैं नाश्ते से फारिग होकर तैयार हुआ और बाहर निकल आया। जो मैंने सोचा था उस पर अमल करने के लिए ज़रूरी था कि मैं फरीद चाचा के वापस आने से पहले हवेली से निकल जाऊं। बाहर आकर मैंने इब्रार भाई को तलाश किया और इब्रार भाई मुझे देखकर अलर्ट हो गए। गाड़ी ठीक कराई है इब्रार भाई? जी हाँ सरकार। पेट्रोल? जी टैंकी फुल है। आपको कोई और काम तो नहीं? नहीं मालिक, हुक्म करें। 4 घी चलना है नियाज अली साहब के पास।
अरे चलिए, इब्रार भाई उसी वक्त तैयार हो गए। आपको किसी से इजाजत तो नहीं लेनी इब्रार भाई? अरे आपसे बड़ी इजाजत किसकी हो सकती है इस हवेली के? इन जमीनों के आप तनहा मालिक हैं, बाकी सब तो अपना हिस्सा ले चुके। अब तो सब आपकी वजह से यहाँ रह रहे हैं, इब्रार ने कहा। चले यहाँ से बाहर निकलकर बातें करेंगे, मैंने कहा। कुछ अंदर से लेना तो नहीं मालिक? नहीं, मैं तैयार होकर आया हूँ, मैंने कहा और कार में जा बैठा। इब्रार भाई ने कार स्टार्ट की और हवेली से बाहर निकल आए। काफ़ी देर तक हम खामोश रहे, फिर हम गुजर घाट से बाहर निकल आए तो मैंने कहा, फरीद चचा कहाँ गए हैं, कुछ पता है? जी पता है मालिक। कहाँ गए? रानी खोटी। आज मंगल है, वो हर मंगल को रानी जाते हैं, वहाँ कोठी बनाई है उन्होंने। अरे वहाँ क्यों? मैंने हैरत से पूछा। वहाँ लाहौर की हीरा मंडी का एक ख़ानदान बसा है, वो हीरा मंडी जाने के बजाय हीरा मंडी रानी में उठा लाए। मंगल के दिन वहाँ रंगरलियाँ होती हैं, कल बुध को दोपहर तक आएंगे। इब्रार भाई ने बेखौफी से फरीद चाचा की पोल खोल दी, फिर खुद ही बोले, छोटे मालिक, पहली को यहाँ से जा रहे हैं इसलिए ज़ुबान खोल दी आपके सामने। बड़ी इज्जत हुई है यहाँ हमारी। पहली को कहाँ जा रहे हैं इब्रार भाई? पहले फैसलाबाद जाएंगे, फिर वहाँ से दुबई चले जाएंगे। बड़े भाई ने कोशिश की है, वहाँ नौकरी करेंगे। कुछ हुआ है आपके साथ इब्रार भाई? मैंने पूछा। कोई ख़ास बात नहीं, बस जूते लगवाए थे फरीद खान साहब ने हमारे, बड़ी मामूली सी बात पर। आपको बुरा तो लगेगा छोटे सरकार, मगर ये हवेली अब। इब्रार ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। बोले इब्रार भाई, बस सरकार नमक खाया है, क्या बोलें। जो लोग हवेली का वकार थे वो तो ख़त्म हो गए, अब हवेली की शान फरीद खान जैसे लोगों के जूतों तले है। मुझे अंदाज़ा हो गया कि इब्रार भाई के साथ बहुत बदसलूकी हुई है। मैंने वो बात नहीं पूछी जिस पर फरीद खान ने इब्रार जैसे शरीफ आदमी को जूते लगवाए। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने कहा, अम्मी के बारे में कुछ मालूम है इब्रार भाई? वो उम्रे पर गई हैं। आपको पूरा यकीन है? मैंने पूछा। नहीं, इब्रार एतमाद से बोले और मैं चौंक पड़ा। तुम्हें नहीं है? बिल्कुल नहीं। कोई ऐसे उम्रे पर जाए, ऐसा कभी हुआ है? एक दिन पहले भी घर वालों को मालूम ना हो कब वीज़ा आया, कब टिकट आया। एक बंदा गया और जहाज पर बिठा कर आ गया। कौन गया था जहाज पर बिठाने? मैंने पूछा तो वो बोला, फरीद खान। किसी ने इस बारे में पूछा? अरे जी, कठपुतलियाँ कुछ पूछती हैं भला। सब फरीद खान के इशारे पर नाचते हैं। एक बात कहूँ छोटे मालिक, आप अच्छे खासे लाहौर में रहते हैं, जैसे भी रहते हैं रहते रहें। यहाँ रहेंगे तो आप भी जादू नगरी में आ जाएंगे। घर के सारे नौकर तो भागने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने इस वक्त तक साथ नहीं छोड़ा जब तक मनहूस तारीख ने पीछा घेरा हुआ था, लेकिन बदरू हैं, जब घर में ही घुस आए तो उनका सामना कौन करे? ओह अच्छा, मैंने कहा। इससे ज़्यादा इब्रार भाई से और कुछ नहीं पूछ सकता था। मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो तस्दीक हो गई। अम्मी उम्रे पर नहीं गई थी, बल्कि कोई और ही खेल रचाया जा रहा था। ये मालूम करना बहुत मुश्किल था। सफ़र जारी रहा। फिर मैंने इब्रार भाई से पूछा, इब्रार भाई वो काली आंधी याद है? क्यों नहीं, अभी मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। और वो धर्मशाला भी? कभी दोबारा तो उधर जाना नहीं हुआ, इब्रार ने कहा। 4 घड़ी भी दोबारा नहीं गए? वहाँ चलना है? धर्मशाला? जी हाँ। आखिरकार हम उस जगह पहुँच गए जहाँ धर्मशाला थी। इब्रार भाई ने पूछा कि गाड़ी नीचे उतारेंगे, मगर मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं पैदल ही वहाँ चला जाता हूँ। धर्मशाला के पिछले हिस्से में धुआं नजर आ रहा था, जिसका मतलब था कि यहाँ जिंदगी मामूल के मुताबिक है। मैंने करीब जाकर आवाज़ दी, जमुना दास, जमुना दास। और चंद लम्हे के बाद धर्मशाला के पिछले हिस्से से जमुना दास बाहर आ गया। सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गए थे, नज़र भी कमज़ोर हो गई थी। मेरे करीब आकर मुझे गौर से देखकर बोले, अरे अशरफ खान जी। जी जमुना दास, मैं ही हूँ। आप तो बहुत कमज़ोर हो गए। अरे हाँ, कमज़ोर तो हो गया हूँ। आओ बैठो, बड़ा समय लगा दिया तुमने। पढ़ाई के लिए भेज गया था तो पढ़ रहा हूँ आजकल। ओहो अच्छा, हाँ पढ़ो। संसार को पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत है, मगर संसार को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मैंने पूछा, मनिका कहाँ है? सो रही होगी। ऐसा ही होता है, कोई किसी के लिए जागता है क्या, और कोई किसी के लिए सो जाता है। सारे खेल संसार के हैं। जमुना दास जी ने कहा। उनका अंदाज अजीब सा था। फिर मैंने कहा, उसे जगा दें जमुना दास जी, उससे कहें मैं आया हूँ। उसका समय बीत गया है। पहले वो तुम्हारे लिए जागती थी, अब तुम्हारे लिए सो गई है। जमुना दास फिर उसी अंदाज में बोले और मेरा दिल धक से रह गया। एक खौफनाक ख्याल मेरे दिल में उभरा, कहीं मनिका मर तो नहीं गई। उसका मुझसे ना मिलना। मैंने उसे बड़ी आवाज़ें दी, लेकिन वो नहीं आई। वो तो मेरी खुशबू सूंघकर आ जाती। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ न निकल सकी। आओ बैठो। जमुना दास ने एक तरफ बड़ी चारपाई की तरफ इशारा किया और मैं लड़खड़ाते कदमों से चारपाई पर जा बैठा। बड़ा इम्तिहान लेता है भगवान मंच के, ऐसे ऐसे रोग लगाता है गोश्त और हड्डियों के इस ढेर पर, के बस भूख, प्रेम और न जाने क्या क्या। वो भी तुम्हारे प्रेम में सब सुध बुध खो बैठी थी। मैंने गम में डूबे लहजे में कहा। हाँ, मेरे लिए तो वो थी ही हो गई। जब वो जागेगी तो कौन जाने मैं जीता भी होऊंगा या नहीं। समय का क्या ठिकाना, कब कौन सा कहानी सुना दे। खुदा के लिए जमुना दास जी, मुझे उसके बारे में बताइए।
अरे मैं बता चुका हूँ, तुम्हारे प्रेम में दीवानी हो गई, बिन जल मछली की तरह तड़पती थी। भगवान की सौगंध, मैं उसे धर्म बदलने की आज्ञा दे देता, उससे कि अगर अशरफ जी महाराज तुझे स्वीकार करने को तैयार हो जाएं तो तू मुसलमान हो जा, मैं इनकार नहीं करूँगा। पर उसने जो ज्ञान सीखे उन्होंने उसे दूसरा धर्म इख्तियार करने के लिए नहीं छोड़े। भवानी शक्ति लेने के लिए कुछ ऐसे कर्म करने होते हैं। फिर आगे बताइए, मैंने रुंधी आवाज़ में कहा। मुझे यकीन हो चला था कि मनिका अब इस दुनिया में नहीं। मेरा दिल डूब रहा था। वो तुम्हारे पास जाना चाहती थी, पर वो दरिया पार नहीं कर सकती थी, उससे भवानी ज्ञान भी छिन जाते और जीवन भी। हाँ, ज्ञान बने हुए कुछ सौंदे भी खानी होती हैं जिनसे भवानी मान हासिल होता है, और इस मान को तोड़ने की सज़ा सिर्फ मौत होती है। और वो ये मान भी तोड़ देती पर उसकी मौत हो जाती। बस एक उपाय था उसका। वो क्या? वो अपना जन्म बदल दे। जन्म बदल दे? मैंने हैरत से कहा। हाँ, जो जन्म उसे सदियों के बाद लेना था उसे समय से पहले ले ले। मैं बिल्कुल नहीं समझा जमुना दास जी। समझाता हूँ। हिंदू धर्म में अवागौन के बारे में कुछ सुना होगा? जी हाँ। क्या सुना है, मुझे बताओ। यही कि आपके धर्म में मौत के बाद दोबारा जिंदा होने का तस्वुर है, जबकि हमारे मजहब में दूसरी जिंदगी सिर्फ क़यामत के दिन है। हिंदू धर्म में जन्म जन्मों का तस्वुर है। कोई भी मनुष्य मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है और उसके लिए उसे एक वक्फा दरकार होता है। मनिका की मुश्किल का एक उपाय मैंने ये निकाला कि वो अपने बाकी के जीवन को दान कर दे। दान कर दे? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, मतलब कि उसका जितना जीवन बाकी है उसे त्याग दे, और फिर नया जन्म लेकर, अगर उसने नया जन्म ले लिया तो वो भवानी की दासी नहीं रहेगी और एक आम सी लड़की होगी जो। जमुना दास रुका, फिर बोला, जो अगर चाहे तो अपना धर्म बदल सकती है। ओ, ये तो। हाँ, उसने तुम्हारे लिए यही किया है, यानी उसने मौत कबूल कर ली। तुम कह सकते हो। क्या मतलब? वो सो गई है नए जन्म के इंतजार में। तो क्या आपने उसका क्रियाक्रम कर दिया? अरे नहीं, सोने वालों का क्रियाक्रम नहीं होता, उन्हें भस्म थोड़ी किया जाता है। तो फिर कहाँ है वो? आओ, जमुना दास ने कहा, और मैं हैरान खड़ा हो गया। इंतहाई अजीब, नाकाबिले यकीन और पुरस्कार कहानी थी। मैं सहरजदा सा जमुना दास के पीछे चलता हुआ धर्मशाला की इमारत में दाखिल हो गया। बड़ा जानलेवा माहौल था। जमुना दास ने एक मशल उठाई, उसे माचिस जलाकर रोशन किया और एक तरफ बढ़ गया। मैं धर्मशाला का दूसरा दरवाज़ा देखा और आगे कदम बढ़ा दिए। ख्याल से इस दरवाजे से दूसरी तरफ सीढ़ियाँ हैं। जमुना दास की आवाज़ उभरी और मैं उसके पीछे सीढ़ियाँ उतरने लगा। न जाने कितनी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ी थी। मशल की रोशनी इस पूरे माहौल को उजागर करने में नाकाम थी, लेकिन वहां दीवारों में दूसरी मशलें भी नस्ब थी जिन्हें जमुना दास ने हाथ में पकड़ी मशल से रोशन कर दिया, और इस बड़े और ठंडे माहौल में हल्का सा उजाला फैल गया। काफ़ी बड़ा हाल था, जबकि धर्मशाला की इमारत ऊपर इतनी बड़ी नहीं थी। हाल के एक गोशे में पुराने तर्ज का एक खूबसूरत छप्पर कट पड़ा हुआ था जो रंगीन पर्दों से सजा था। इस छप्पर कट पर मनिका सो रही थी। मैंने जमुना दास की तरफ देखा, उसके बदन पर कपकपी तारी थी। आओ देखो इसे, मेरी राजकुमारी सो रही है, देखो आओ। वो आगे बढ़ा तो मैं उसके पीछे चल पड़ा और उसके पास पहुंच गया। ओह मनिका! उसकी आंखें बंद थी, सांस भी बंद थी, लेकिन उसका चेहरा इस कदर हसीन चेहरा लग रहा था कि देखा नहीं जा रहा था। उसने बाल बाल में मोती पिरोए हुए थे, इंतहाई खूबसूरत मेकअप किया था, होठों पर एक हसीन मुस्कुराहट सजी हुई थी और वह सुकून से सो रही थी। इसे बताओ तुम आ गए हो, इसे बताओ, जमुना दास ने रोते हुए कहा। ये इसी तरह सो रही है। हाँ, जब भगवान की इच्छा होगी ये जागेगी तो तुम्हें तलाश करेगी और फिर तुम्हें पालेगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर मेरा दिल उदास हो गया। 4 घड़ी जाते हुए मैं मनिका के बारे में सोच रहा था। ये सारा जादू का खेल था, वरना हमारे दीन में इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं। मनिका इस जादू के खेल से आज़ाद हो भी गई तो उसे क्या मिलेगा? खुद मेरे दिल में उसके लिए दोस्ती और एहसान के जज्बात थे, इश्क और मोहब्बत का कोई जज्बा नहीं था। नियाज़ अली मुझे देखकर हैरान रह गया। अरे छोटे बाबू, आप आए हुए हैं? हाँ नियाज़ चाचा, मुझ पर जो बीती है आपको मालूम है। आपके चाहने वालों पर भी बड़ी हिम्मत रही है। अशरफ खान जी? क्या मतलब? हम भी तो ब्लैक लिस्ट हैं। फरीद खान साहब की तरफ से अक्सर धमकियां मिलती रहती हैं। आपसे क्या कहते हैं? यही कि सारे पुराने हिसाब निकाल कर उन्हें दिखाएं, सारी रकमों का हिसाब दें। बड़ी मुश्किल से वादों पर टाल रहे हैं और दूसरे भी इससे मुतासिर होंगे। मैंने कहा, वो तो सबको परेशान करते हैं जी, आप लोग उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? कुछ और सुना है, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं। क्या? मैं चुगताई साहब से मिला था, मगर उन्होंने मुझे कुछ बताने से इनकार कर दिया। दूसरों से सुना है कि कोई नया वसीयतनामा सामने आया है। हाँ, मैं इसके बारे में सुन चुका हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन एक बार दोबारा गुज्जर घाट के लोगों की जुबान पर आ गई है। वो क्या? यही कि दूसरा मामून खान पैदा हो गया है, और ये मामून खान गुजरे हुए मामून खान से ज़्यादा जालिम और ख़तरनाक है। बहुत से लोग गुज्जर घाट छोड़कर भाग जाने की फ़िक्र में हैं। हर शख्स
अपनी आग खुद ही बुझाने का जिम्मेदार है। वो लोग नए मामून खान से निमटने की तैयारी करें, जिस तरह भी हो अपनी हिफाजत करें। वैसे महबूब इलाही साहब का कोई पता चला? नहीं, अल्लाह ताला उन्हें जिंदा सलामत रखे। अभी तक तो उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। न्याज साहब से कोई खास बात मालूम ना हो सकी। मैं इब्रार भाई के साथ वापस हवेली में आ गया। गुजर घाट आकर सख्त कोफत हुई। जितनी खबरें मिली थी बुरी ही मिली थी। उनमें सबसे बुरी खबर अम्मी की थी। अम्मी कहाँ चली गईं? वो गाड़ी नजर नहीं आई थी जिसमें फरीद चाचा गए थे। इसका मतलब है कि वो वापस नहीं आए। वैसे उन्होंने अपना ईमान खोकर पूरी दुनिया हासिल कर ली और अब ऐश कर रहे थे। इस तरह फिर मैंने बहुत से उल्टे सीधे ख्वाब देखे। मनिका को भी देखा जो बेहद हसीन नजर आ रही थी और एक मंदिर में रक्स कर रही थी। सुबह बहुत जल्दी जाग गया और सोच रहा था कि अब क्या करूं। लाहौर वापस जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। यहाँ सब अजनबी हो चुके थे और अब किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। फरीद चाचा ने सबको शिकंजे में कस लिया था। उस वक्त कोई 7:15 बजे थे जब अचानक दरवाज़ा खुला और फरीद चाचा अंदर दाखिल हुए। उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो मुकम्मल तौर पर बेदीन हो चुके थे। मेरे सलाम का वो क्या जवाब दे सकते थे? मुझे अंदाज़ा था कि तुम जाग गए होगे। मैंने कहा जी। मैंने सोचा सबके जागने से पहले तुमसे मुलाकात कर लूं। जी चाचा जान, मैंने कहा और फरीद खान साहब एक कुर्सी पर बैठ गए। फिर बोले, बेटा यकीन करो तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हालांकि तुमने लाहौर गए हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, लेकिन तुमने इस मुख्तसर अरसे में अपनी काफ़ी अच्छी सेहत बना ली। जी जी चाचा, मैंने मुख्तसर कहा। तुमसे कुछ ख़ास गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी कहिए। तुम जवान हो चुके हो, हालांकि तुम्हारी उम्र अभी ज़्यादा नहीं, लेकिन कोई भी देखने वाला तुम्हें एक जवान आदमी कह सकता है। खैर ये मेरे लिए खुशी की बात है। इस घर में तुमसे बड़ा मैं हूँ। ये हमारा दौर है। अशरफ, बाकी लोग लकीर के फ़कीर हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। मैं तुम्हें एक पेशकश करना चाहता हूँ। जी चाचा जान। पढ़ना वढ़ना छोड़ो, हमारे ख़ानदान में इसका रिवाज नहीं। यहाँ वापस आ जाओ, जिम्मेदारी करो और ऐश करो। जवानी एक हसीन मेहमान की तरह होती है जो कुछ दिन के लिए आती है फिर चली जाती है। इस मेहमान की पजीराई करना चाहिए। जानते हो इस ख़ानदान में मेरा आइडियल कौन है? जी कौन? मैंने सुकून से पूछा। अब्बा जान, यानी मामून खान। मज़े की ज़िंदगी गुजार गए वो, और पूरा ख़ानदान उनके पीछे बदरूहों को लगा गए। मैंने कहा तो फरीद चाचा कहका लगाकर हंस पड़े। जिनकी किस्मत में जिस तरह मरना था वो मर गया। मामून खान की मौत भी कितनी पुरवकार थी। मैंने तंजिया कहा तो फरीद खान का चेहरा बदल गया। अपनी उम्र से ज़्यादा बोल रहे हो, अपनी बात करो। जी फरमाइए। तुम तारक चुगताई से मिलकर वसीयतनामे के बारे में मालूम कर चुके हो? फरीद खान ने कहा। आपका महकमा जासूसी बहुत एक्टिव है चाचा। मैंने कहा। हाँ, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। नया वसीयतनामा जली है। मैंने कहा। 100% जली है, वो मैंने तैयार कराया है। अच्छा, लेकिन तुम्हें इसकी तस्दीक करनी है। मतलब ये कि इस दूसरे वसीयतनामे के बारे में तुम बयान दोगे कि तुम्हें इसका इल्म था, जबकि अजमत खान साहब ने इसे छुपा लिया था और पुराने वसीयतनामे की को मंजर आम पर रखना चाहते थे। मैं बयान दूंगा? मैंने कहा। हाँ, 100% तुम्हारा बयान ज़रूरी है। तुम ये बयान दोगे कि तुम्हारा बाप इसे छुपाना चाहता था, लेकिन वो वसीयतनामा असली है। सब कुछ मेरे कब्ज़े में है, लेकिन नुक्ता चीनियाँ होती हैं, कहीं कहीं सरकशी भी होती है। मैं चुटकी बजाते एक एक को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी अपने सारे रूप दिखाने को तैयार नहीं। आहिस्ता आहिस्ता तुम सब पर जाहिर हो जाऊँगा। मुझ पर तो आप बहुत अरसे से जाहिर हैं चाचा। हाँ, लेकिन अभी मैंने उंगलियां सीधी ही रखी हैं। फरीद खान ने कहा। चलें, आगे क्या कर रहे थे? जायदाद से हर चीज़ से दस्तबरदारी लिख दो। तुमसे नई मोहब्बत का आगाज़ कर दूंगा। दोनों चचा भतीजे ऐश करेंगे। हुस्नो जमाल की देवियाँ, नाच रंग और खूबसूरत रातें। ये रियायत होगी मेरे साथ? हाँ, तुम्हारे तावन का सिला होगा। मेरा तावीज़ कहाँ है? अचानक मैंने सवाल किया और फरीद चाचा हंस पड़े। ये अचानक तुम्हें तावीज़ क्यों याद आ गया? कहाँ है वो? ये भी तजर्बे की बात है। दुश्मन से जंग करने से पहले उसके हथियारों का जायज़ा लो और मुमकिन हो तो उन्हें कब्जे में करो। मैंने सबसे पहले उसे राख कर दिया। खैर छोड़ो, बड़ी फजूल बातें हो गई, अब काम की बात करो। अम्मी कहाँ हैं? मैंने फिर सवाल किया। फरीद खान कुछ देर खामोश रहा, फिर एकदम हंसकर बोला, वो तो उम्रे पर हैं। कहाँ है वो? मैंने सर्द लहजे में कहा। जहाँ भी खैरियत से हैं और अपनी आज़ादी का इंतज़ार कर रही हैं। ये आज़ादी तुम उन्हें दिलाओगे। सब कुछ मेरे पास आ चुका है, लेकिन कुछ कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए वो कागजात ज़रूरी हैं जिन पर तुम्हें दस्तखत करने हैं। यही काम भाभी साहिबा को भी करना है। इसके लिए तुम लोग हवेली आ जाओगे, या अगर हवेली में ना रहना चाहो तो लाहौर में भी तुम्हारी रिहाइशगाह का बंदोबस्त किया जा सकता है। मैंने कहा, फिर दूसरी सूरत में क्या होगा? मतलब यानी अगर मैं आपके कहने के मुताबिक दस्तखत ना करूं तो? चाचा फिर बोले, मैंने अभी तक अपने ख़ानदान के किसी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाया, सब जिंदा हैं।
लेकिन इसलिए कि वो सब गैर मुतल्लिक है और मेरे रास्ते की रुकावट नहीं है। हाँ, पत्थरों को समेटना ज़रूरी होता है। तुम मेरा मतलब समझ गए होगे। मेरे प्यारे चाचा जान, मैं समझ चुका हूँ। चलें कोशिश करें इन पत्थरों को समेटने की। ये पत्थर नहीं, चट्टान भी नहीं, बल्कि पहाड़ मिलेगा आपको। बहुत कुछ जानता हूँ आपके बारे में और बहुत पहले से जानता हूँ। सिर्फ इसलिए रियायत की है कि आप मामून खान के बेटे और मेरे बाप अजमत खान के भाई हैं। आइए अब रिश्ते बदल डालें। मेरे ये अल्फाज फरीद खान के लिए गैर मुतवक्को थे। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग बदल गया। फिर वो पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाकर बोले, कौन है तुम्हारे पीछे? अरे वही जिसने गंदी रूहों को खाकस्तर करने के लिए पूरा कलाम पाक उतार दिया है। वाह, बड़े अच्छे डायलॉग बोल रहे हो, फरीद खान ने जहरीले लहजे में कहा। आखिरी डायलॉग और सुन लीजिए। दौलत की हैसियत से जो कुछ आपके कब्जे में जा चुका वो अपनी जगह। अगर मेरी माँ के पाँव को नाखून को भी नुकसान पहुंचा तो मैं आपको तेजाब से गुस्ल दूंगा, आपके बदन के रुएं रुएं को जला दूंगा, ख्याल कीजिएगा। मैं फरीद खान के पास से उठकर चला आया और फिर मैंने संजीदगी से सोचा। अब सारी सूरत हाल मेरी समझ में आ गई थी। आस्तीन में सांप पैदा हो चुका था और बेहद जहरीला था। मैं अपनी आंखों से देख चुका था कि फरीद खान मुशरिक हो गया था। उसने अजीब सा धर्म अपना लिया था और हमसे बिल्कुल अलग हो गया था। दूसरी बात यह कि हवेली के तमाम लोग उसकी बातों में आ गए। उन्हें उसके बारे में भी बताना बेवकूफ़ी थी। मैं फरीद खान से बहुत बड़ी बात कह रहा था, जबकि वो साफ बात ही थी, जोश में मुंह से निकली हुई। अब क्या करूं, कौन सा सहारा तलाश करूं? काश बुजुर्ग महबूब इलाही मिल जाएं, वो बुजुर्ग कामिल थे। काश मैं उनके दिए हुए तावीज़ की हिफाजत कर सकता। फरीद खान अब शैतान की शागिर्दी में आ चुका था। मेरे दिल से उसका एहतराम बिल्कुल निकल गया था। कुछ करना होगा। मनिका बेहतरीन दोस्त थी, लेकिन उसने भी दीवानगी का सबूत दिया। अगर वही होती तो बड़ा सहारा हासिल होता। अब यहाँ गुजर घाट में रहना हमाकत थी। मैं इस हवेली के लोगों का अच्छी तरह जायजा ले चुका था। वो अब डमी थे। फरीद खान, जिसे अब मैं चचा कहना पसंद नहीं करता था, मैंने उसके हवास छीन लिए। किसी को कुछ बताना ज़रूरी नहीं था। चुनाचे मैंने लारी अड्डे का रुख किया और लाहौर जाने वाली डाइवो बस में बैठ गया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मेरी आंखों में आंसू कभी नहीं आए थे। अम्मी को याद करके दिल रो रहा था। न जाने फरीद खान ने उन्हें कहाँ रखा था। मैं कैसे उन्हें तलाश करूँ, कैसे? बस लाहौर जा रही थी और उसमें उसी बारे में सोच रहा था। कोई ऐसा अमल करूं मैं जिससे फरीद खान को शिकस्त दे सकूं। बहुत से वाकयात याद आ रहे थे। अल्लाह वालों ने हमेशा शैतान को मलिया मेट किया था। किसी बुजुर्ग का सहारा मिल जाए तो शायद फरीद खान की शैतानियत से निजात मिल जाए। मुझे भी ऐसे अमल आ जाएं जिनसे मैं फरीद खान का मुकाबला कर सकूं। काश ऐसा हो जाए। बस रास्ता तय कर रही थी और मेरे जहन में यही ख्यालात आ रहे थे। फासले तय होते जा रहे थे। फिर बस लाहौर में दाखिल हो गई। मुसाफिर उतरने की तैयारियां करने लगे। मैं तमाम रास्ते सोचों में डूबा रहा, इसलिए मैंने बस के किसी मुसाफिर पर तवज्जो नहीं दी। बस रुकी तो मुसाफिर उतरने लगे। मेरे बराबर की सीट पर एक मजहूल सा मुसाफिर एक मोटा खेस ओढ़े बैठा था। वो अजीब सा था। उसने चेहरा तक नहीं खोला था। उसके पास से अजीब सी बदबू आती ही थी, जिसने मुझे सारे रास्ते परेशान रखा। अब भी वो नीचे उतरने के लिए अपनी जगह से खिसका तो मैंने नागवारी से उसकी तरफ देखा। उसने जानबूझकर उस वक्त अपना चेहरा खोला और मैंने उसे देखा, लेकिन मेरा बदन पूरा झंझना कर रह गया। आंखें ऊपर को चढ़ती महसूस हुई। सर अजीब से अंदाज से चकराया। बमुश्किल मैंने खुद को संभाला। वो फरीद खान था। फरीद खान मुझे देखकर बड़े मकरू अंदाज में मुस्कुराया। फिर उसकी एक आवाज़ उभरी, एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। मैंने कोई जवाब न दिया। गो वो फिर बोला, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें मुल्क के बाहर भिजवा सकता हूँ। यूएई की किसी भी रियासत में, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जहाँ तुम जाना चाहो। अगर इस बारे में फ़ैसला कर लो तो मुझे फ़ोन पर बता देना, मैं इंतज़ाम कर दूंगा। और जब तुम वहाँ सेट हो जाओगे तो 3 महीने के बाद भाभी यानी तुम्हारी वालदा को तुम्हारे पास भेज दूंगा। और नो बार्गेनिंग, किसी भी शरीर पर इन्हिसार न करना। मैं तुम्हारा हर ठिकाना ख़त्म कर दूंगा। वो अपनी जगह से उठा और बस से नीचे उतर गया। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखता रह गया। उसके अल्फाज मेरे कानों में जल रहे थे। कितनी धमकियाँ दे डाली उसने मुझे। पूरी बस खाली हो गई। बहुत से लोगों ने मुझे हैरत से देखा तो मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बस से नीचे उतरा। आर्जी तौर पर फरीद खान के अल्फाज ने मेरे असाब कशीदा कर दिए थे, लेकिन चंद कदम चलकर मैंने खुद को संभाला और फिर एक ऑटो रिक्शा रोककर उसमें बैठ गया। ऑटो रिक्शा बरकी साहब की आलिशान कोठी के सामने रुका तो चौकीदार ने हैरत से मुझे देखा। मैं पैसे देकर अंदर दाखिल हो गया। ये सब भी जैसे मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। खुद बरकी साहब भी सामने मौजूद थे। उन्होंने भी आकर देखा था। खैरियत बताओ, वो फौरन बोले। ज़्यादा ठीक नहीं है, मैंने कहा। अंदर चलो, वो बोले। सब एकदम रंजीदा हो गए। कैसे आए, मेरा मतलब है जरिया सफ़र क्या रहा? आकिफ ने पूछा। डाइवो बस से, मैंने मुस्कुरा कर कहा। फ़ोन क्यों नहीं कर दिया था? मौका नहीं था, तफसील बाद में बताऊंगा। हाँ ठीक है, बरकी साहब ने कहा। मेरे बारे में शदीद तजस्सुस था, इसलिए जल्द ही महफिल बर्खास्त हो गई। बरकी साहब को भी पहले काफ़ी तफसील मालूम थी।
फरीद खान के खुलकर सामने आ जाने पर उन्होंने बहुत अफसोस किया। सब भी परेशान हो गए। बरकी साहब ने कहा, खुद को एक लम्हे के लिए तन्हा मत समझना अशरफ, बताओ क्या करना चाहते हो? जैली वसीयत नामे की अदालत में चैलेंज करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा वकील दूंगा। सच बताऊं अब ताया जान, मुझे सिर्फ इन शैतानी कुव्वतों का ख्याल है, क्योंकि मैं उनके नुकसानात के बारे में जानता हूं जो सब खानदान वाले उठा चुके हैं। हाँ ये तो है, देखो अल्लाह का हुक्म क्या है। उसी रात मेरे फ़ोन पर फरीद खान की कॉल मौसूल हुई। कहो शहजादे, क्या फ़ैसला किया? मेरी राय तो यह है कि बाहर घूम आओ, दिल ना लगे तो वापस आ जाना, फिर चाचा भतीजे ऐश करेंगे और ये आखिरी पेशकश है। तुम पागल हो गए हो फरीद खान, अपने दिमाग का इलाज कराओ। अगर मैं तुम्हारे मुकाबले पर खड़ा हो गया तो तुम्हें मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने खुद ही फ़ोन ऑफ कर दिया, दोबारा कोई फ़ोन नहीं आया। लेकिन मैं सारी रात डिस्टर्ब रहा, यही सोचता रहा कि फरीद खान के मुकाबले पर किस तरह हूँ, उसके खिलाफ कौन सी ताकत इस्तेमाल करूँ। काश मुझे भी कोई पुरस्कार इल्म मिल जाए जिससे मैं फरीद खान के जादू का तोड़ कर सकूँ। दूसरा और तीसरा दिन गुजर गया, कोई ख़ास बात ना हुई। बरकी साहब लाहौर में ही थे, उनकी कारोबारी सरगर्मियाँ जारी थीं। लेकिन तीसरे दिन की रात बड़ी खौफनाक हो गई। रात के कोई 2 बजे होंगे कि कोठी के पिछले हिस्से से, जहाँ सर्वेंट क्वार्टर थे, अचानक शोर बुलंद हुआ। आग लग गई, आग। मुलाजिम चीखते हुए क्वार्टरों से निकल भागे। आग उनके क्वार्टरों में नहीं लगी थी, बल्कि कोठी के पिछले हिस्से में भड़की थी, जहां गाड़ियों के गैराज भी थे। वहां पेट्रोल के फालतू बैरल भी रखे थे जो ताकतवर बम साबित हुए। ये बम फटकर फिजा में बुलंद हुए और दूर दूर तक फैल गए। पिछली तरफ की तो कई दीवारें मुनहदिम हो गईं। चूंकि आग का आगाज पिछले हिस्से से हुआ था, इसलिए कोठी के मकीनों को सामने से बाहर निकलने का मौका मिल गया। बच्चा बच्चा बाहर भागा। इस तरह कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। उन्हीं पेट्रोल के बैरलों ने पूरी कोठी को मुश्किल बना दिया और वो हर तरफ से आग की लपेट में आ गई। सब लोग कोठी से निकलकर बाहर सड़क पर आ गए। हर तरफ से घरों में आराम की नींद सोए हुए थे। लोग जलती हुई कोठी की तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू हो गया। बरकी साहब के एक पड़ोस की खवातीन आ गईं और कोठी की तमाम खवातीन को अपने साथ पड़ोस की कोठियों में ले गईं। हम सब बाहर खड़े इस आलिशान कोठी को राख का ढेर बंधा देख रहे थे। पड़ोस के लोग एक दूसरे से आग लगने की वजह पूछ रहे थे, लेकिन किसी के पास उसका जवाब नहीं था। हाँ, कोठी में मौजूद करोड़ों रुपए के सामान में से 1 रुपए का कोई सामान नहीं बचाया जा सका। मुझसे किसी ने पूछा ना कुछ कहा, लेकिन मैं जानता था कि ये क्या हुआ है। ऐसी ही कोई बात तो होनी थी। फरीद खान ने साफ कह दिया। पुलिस भी आ गई। बरकी साहब से कुछ बातें पूछी गईं। उन्होंने सादा से अल्फाज में कहा कि अगर उन्हें आग लगने की वजह मालूम होती तो वो आग से बचने का तदारुक करते। वही पड़ोसी जो खवातीन को ले गए थे, हमें भी अपने साथ ले गए। बरकी साहब ने आग की सूरत हाल को देखते हुए कहा, अंदाज़ा हो गया कि कोठी के अंदर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए सामान वगैरह बचाने की कोशिश में ज़िंदगी को ख़तरे में न डाला जाए, सिर्फ आग बुझाने की कोशिश की जाए। पड़ोसी ने चाय वगैरह का इंतज़ाम किया था। इस तरह सुबह हो गई। बरकी साहब ने कहा, आकिफ किराए की गाड़ियों का इंतज़ाम करो, हम पेशावर चलेंगे, ये कोठी अब मलबा रह गई है, बाद में कुछ इंतज़ाम करेंगे। जी अच्छा, आकिफ ने कहा, लेकिन मैं ये सुनकर बेचैन हो गया। बहुत सोचने के बाद मैंने कहा, ताया जान मैं पेशावर नहीं जाऊँगा। क्यों बेटा? नहीं, बस मैं पेशावर नहीं जाऊँगा, मुझे यहीं पढ़ना है। हाँ बेटे, थोड़े दिन पेशावर रहेंगे, उसके बाद लाहौर वापस आ जाएंगे। लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, मैंने कहा। और बरकी साहब मुझे परेशानी से देखने लगे। फिर तुम कहाँ रहोगे? आप फिक्र ना करें, मैं कोई इंतज़ाम कर लूँगा। अच्छा, मैं यूँ करता हूँ, अपने मैनेजर तौफीक से कहता हूँ, वो फौरी तौर पर तुम्हारे लिए किसी हॉस्टल में इंतज़ाम कर देंगे। बाद में हम लोग यहाँ किसी दूसरी कोठी का इंतज़ाम करके वापस आ जाएंगे। मैं खामोश हो गया। हालांकि मैं जानता था, और ख़ुद बरकी साहब भी, ये कि सिर्फ आग मेरी वजह से लगी है और अब मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ तबाही नाजिल होगी। फरीद खान मुझे बता चुका था। बरकी साहब ने तौफीक को हिदायत दी, काफ़ी रकम भी दी कि मेरे लिए कपड़ों का बंदोबस्त भी कर दें और हॉस्टल के अखराजात भी। बड़े बावज़ा लोग थे, मेरी वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन माथे पर कोई शिकन न थी। इंतज़ामात हो गए, मुझे हॉस्टल में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ माहौल बदल गया, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं था। मुझे तो ये सब मजाक ही लगता था। फरीद खान ने बरमला कहा था कि पढ़ना लिखना छोड़कर वापस आ जाऊं और उनके साथ रंगरलियां मनाऊं कि यही ज़मींदारों की शान होती है। लेकिन एक ज़मींदार ने किस तरह शान दिखाकर पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दिया था। हॉस्टल का एक पूरा कमरा मेरे लिए हासिल किया गया। ज़ाहिर है इसके लिए बरकी साहब ने पूरे अखराजात किए होंगे, लेकिन ये मेरे लिए कोई ख़ास बात न थी, बल्कि मैं उदास हो गया था। मेरा दिल यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अभी यहाँ आए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि हॉस्टल के कमरे की निगरान फ़ायका बेगम ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। बेगम फ़ायका बहुत नफीस खातून थी, बिल्कुल माँ जैसी नरम और शफीक। उन्होंने कहा, मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आइए आंटी, आप मुझसे इजाज़त क्यों ले रही हैं? ठीक हो बेटा? जी आंटी बिल्कुल, तुम्हारे पास एक ज़रूरी काम से आई हूँ। जी बताइए।
मकसूद पंजाब के एक छोटे से चक से आया है। गरीब माँ बाप का इकलौता बेटा है। उसके वालिदैन उसके तालीमी खर्चात नहीं उठा सकते, लेकिन वो पढ़ना चाहता है। किसी न किसी तरह उसने दाखिला ले लिया, लेकिन उसके पास रहने की कोई जगह नहीं। जी, यहाँ हॉस्टल में बहुत से अमीरजादों ने अपने पास मुलाजिम रखे हैं। वो उनके सारे काम करते हैं। अगर तुम मकसूद को अपने साथ रख लो तो वो तुम्हारे सारे काम करेगा, तुम्हें कंपनी देगा। आपका क्या हुक्म है आंटी? मैंने मुस्कुरा कर कहा। मेरे ख्याल में तुम ये नेक काम कर लो। तो ठीक है, आप उसे यहाँ ले आइए। मकसूद एक गुड लुकिंग नौजवान था, बहुत ही मुख्तसर सामान के साथ आया था। मैंने खुश दिली से उसे वेलकम किया। उसने खुद ही मुझे बहुत से कामों की पेशकश की। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, तुम मेरे अच्छे दोस्त बन जाओ, यही काफ़ी है। उसने ममनूनियत से गर्दन झुका ली। उसके आ जाने से मेरी वहशत में कभी कमी हुई। मैं उससे बातें करता रहता। हमने अभी तक एक दूसरे से ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल नहीं किया था, लेकिन एक रात कोई 3 बजे के वक्त वो सोते सोते दहशत भरी आवाज़ में चीख पड़ा। उस खौफनाक अंदाज में चीखने के बाद मेरी भी आंख खुल गई। मेरा जहन चूंकि नींद में था, इसलिए समझ में न आया कि क्या हुआ। ताहम मैं जल्दी से उसके पास गया। वो शदीद खौफजदा था और आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा था। क्या हुआ मकसूद, क्या बात है? मैंने हमदर्दी से पूछा। पानी पानी, उसकी आवाज़ उभरी। मैं पानी लाता हूँ। मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर उसे पानी पिलाया। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। कोई ख्वाब देखा था बुरा? मैंने पूछा। माफ़ करना, तुम्हें भी जगा दिया, उसने कहा। मगर हुआ क्या था? तुम चीखे क्यों थे? हाँ, मैंने ख्वाब देखा था। ओह, क्या ख्वाब था? मैंने पूछा। वो ख्वाब ही था, लेकिन जो कुछ देखा वो मुझ पर बीत चुकी है। क्या तुम सुनना पसंद करोगे? उसने कहा। हाँ, क्यों नहीं, मैंने दिलचस्पी से पूछा। मैंने तुम्हें अपने गांव के बारे में बताया था। हमारा गांव शहर से काफ़ी दूर है। जब हम किसी काम से शहर जाते हैं तो हमें एक बेहद पुराने कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता है। उस कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये सदियों पुराना है। इस कब्रिस्तान में हमारे ख़ानदान वालों की कब्रें भी हैं, जिनमें से बाज़ के अब नामो निशान भी बाकी नहीं रहे। गांव वाले उस कब्रिस्तान से बहुत डरते हैं, लेकिन मजबूरन उन्हें वहीं से गुजरना होता है। लोग कोशिश करते हैं कि रात में उस कब्रिस्तान से ना गुजरें, लेकिन कभी कभी मजबूरी भी हो जाती है। मेरे एक दोस्त जो पहले मेरे गांव में ही रहता था, बाद में उसके वालिद कराची चले गए। अपने एक रिश्तेदार की शादी में शहर आया था। मैं उससे मिलने गया। वापसी में बहुत देर हो गई। उसका एहसास मुझे कब्रिस्तान के करीब आकर हुआ, जो उस वक्त भयानक तारीकी में डूबा हुआ था। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हुआ। तकरीबन हर घर के लोग अपने छोटे बड़ों को नसीहत करते थे कि खबरदार, रात के वक्त उस पुराने कब्रिस्तान से मत गुजरना। मैं भी ख्याल रखता था, लेकिन बस गलती हो गई। घर को जाना था। मैं सहमे सहमे कदमों से कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। हर तरफ कब्रें, सन्नाटा। अपनी सांसों की आवाज़ से भी खौफ महसूस हो रहा था। टूटी कब्रों में रेंगते हुए हशरातुल अर्ज़। ज़रा सी आहट होती तो लगता जैसे अभी किसी ने कब्र से सर निकाल कर मुझे देखा हो, मेरे बारे में सरगोशी की हो। कौन है देखो, पकड़ो, जाने ना पाए। और यूं लगता जैसे कोई दबे कदमों मेरे पीछे चल रहा हो, मेरी गर्दन पकड़ने वाला हो। कई बार मुझे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर किसी के हाथों की सरसराहट महसूस हुई और मुश्किल से मैंने अपने हलक से निकलने वाली चीख रोकी। एक एक कदम खौफ और दहशत में डूबा हुआ था। दिल कह रहा था कुछ होने वाला है। ये खूनी कब्रिस्तान मुझे यूं नहीं छोड़ेगा। उसकी हौलनाक रवायतों में तब्दीली मुमकिन नहीं, और यही हुआ। मैं फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक टूटी कब्र में सरसराहट हुई और फिर उससे एक सर बाहर निकला। उफ मेरे खुदा, उस वक्त भी उसका सोचता हूँ तो सारा बर्दन थिरथराने लगता है। पूरा मटके के बराबर सर था। बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें जो कि बिजली के बल्ब की तरह चमक रही थीं, बल्कि आंखों की रोशनी में ना सिर्फ उसका पूरा चेहरा नजर आ रहा था, बल्कि आसपास भी रोशनी थी। मेरे तो दिल की हरकत बंद होने लगी। मैंने भागने की कोशिश की तो एक हाथ कब्र से निकला और उसने मेरी टांग पकड़ ली। फिर एक मकरू आवाज़ उभरी, थोड़ा सा खून दे दो मियाँ जी, बड़ी प्यास लगी है। मेरे खुदाया, आवाज़ थी यूं लगता जैसे बादल गरज रहे हों। मैंने पाँव छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हाथ था कि लोहे का शिकंजा। दफतन मुझे मौलवी इब्राहिम साहब की एक बात याद आई। मौलवी साहब हमारे गांव की वाहिद मस्जिद के मौज़न थे और नमाज के बाद बच्चों को कलाम पाक पढ़ाते थे। वो उन्हें दूसरी नेक बातें भी सिखाते थे। ख़ास तौर से उन्होंने उस कब्रिस्तान का जिक्र करते हुए कहा था कि वहाँ से गुजरते हुए कलाम इलाही की आयत पढ़ा करो, हर तरह के भूत प्रेत और अरवाह खबीसा तुमसे दूर रहेंगी। उस वक्त वो आयत मुझे याद आ गई और मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। फ़ौरन इस बदरू ने मेरा पाँव छोड़ दिया। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे आगे धकेला हो, लेकिन पीछे मुझे उसी खौफनाक आवाज़ में चीखें सुनाई दी, थोड़ा सा खून दे दो मियाँ जी, बड़ी प्यास लगी है। भाग कर कहाँ जाएगा, कहाँ तक बचेगा। मैंने कुछ ना कहा। अब मेरे बदन में जान आ गई। डर तो बेशक लग रहा था, लेकिन चल सकता था।
चुनाचे कब्रिस्तान से निकला और घर पहुंच गया। घर वालों की बुरी हालत थी, सबकी नज़रें दरवाजे पर लगी थीं। मैंने उन्हें पूरी तफसील बताई तो सब सकते में रह गए। फिर मुझे बुरा भला कहा कि मैंने इतनी देर क्यों लगाई। मैं कब्रिस्तान से तो बचकर आ गया, लेकिन अभी तक वो भयानक चेहरा मेरी निगाहों में घूम रहा है। उसे याद करके मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही हैं। आखिरकार मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गया, लेकिन मेरा अब भी खौफ से बुरा हाल था। रह रहकर मुझे वही भयानक चेहरा नजर आ रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर था। मेरी आंख बमुश्किल लगी थी कि अचानक एक आहट हुई और मेरी आंख खुल गई। मेरे खुदा, मैंने उसी भयानक वजूद को देखा। अब वो पूरे का पूरा मेरे सामने खड़ा था, लेकिन इस तरह कि उसका सर मेरे कमरे की छत से टकरा रहा था। उसके हाथ में एक चमकदार खंजर था। फिर उसकी मकरू आवाज़ उभरी, थोड़ा सा खून दे दे मियाँ जी, बड़ी प्यास लगी है। मेरे हलक से एक दिलखराश चीख निकली और मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मुझ पर क्या गुजरी मैं नहीं जानता। हाँ, जब होश आया तो पेश इमाम साहब कुछ पढ़कर मेरे सीने पर फूंके मार रहे थे। पता चला कि 3 दिन के बाद मुझे होश आया है। मैं 3 दिन से बेहोश और सख्त बुखार में मुब्तला था। फिर मौलवी इब्राहिम से कई माह तक मेरा रूहानी इलाज कराया जाता रहा, तब कहीं जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। हालांकि मकसूद की कहानी काफ़ी खौफनाक थी, लेकिन मैं इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक हालात से गुजर चुका था, इसलिए मैं कुछ मुतासिर न हुआ। जाने कितने दिन गुजर गए। फिर एक दिन बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पर फरीद खान का फ़ोन मौसूल हुआ। मैं उसकी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। कैसे हो मेरे लाल? फरीद खान की आवाज़ में तंज था। बिल्कुल ठीक और खुश हूँ। अम्मी याद नहीं आती? आती हैं, मैंने उनकी सलामती खुदा पर छोड़ दी है। मैं तुमसे सिर्फ 200 गज़ के फासले पर हूँ, मिलोगे मुझसे? फरीद खान ने कहा। नहीं, मैंने जवाब दिया और दूसरी तरफ खामोशी तारी हो गई। शायद फरीद खान को इस दो टोक जवाब की तवक्को नहीं थी। फिर भी उसने बेहयाई से कहा, मिल लो, आखिर तुम्हारा चचा हूँ और फिर मुमकिन है तुम्हें कोई फ़ायदा हो जाए। आप आना चाहें तो आ जाएं, मैं आपसे बिल्कुल खौफजदा नहीं हूँ, मैंने कहा। आखिर भतीजे किसके हो? खैर, मैं आ रहा हूँ। फरीद खान मेरे कमरे पर आ गया। मकसूद को देखकर उसने कहा, ये कौन है? मकसूद? मंजिल मकसूद तुम्हारा रूममेट है। खैर बेटे, तुम बाहर जाओ, हम चाचा भतीजे हैं, कुछ आपस में प्राइवेट बात करेंगे। मकसूद बेचारा जल्दी से बाहर चला गया। मैं गौर से फरीद को देख रहा था। मोटा हो गया था, गालों पर गहरी सुर्खी आ गई थी, लेकिन चेहरा बेहद मकरूह हो गया और उस पर खबासत बरसने लगी। मुझे गौर से देखते हुए बोला, सेहत काफ़ी अच्छी हो गई है। नहीं होनी चाहिए, मोटे होकर बुरे लगोगे। खैर, काम की बात करते हैं। मेरी पेशकश पर गौर किया या नहीं? किया है, फैसला मैंने जो आपको बता दिया वही है। यानी मुझसे ताउन नहीं करोगे? यकीन करो अशरफ, मेरे पास इतना कुछ है कि मैं गुजर घाट खरीद सकता हूँ। वहाँ के सारे ज़मींदार अपनी ज़मीनें अपनी खुशी से मेरे हवाले करेंगे, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें तुम्हारा ताउन ज़रूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें अभी तक छूट दे रखी है। तो फिर एक बात मेरी भी सुन ले फरीद चाचा, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। कोशिश करें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। चाचा जान कहना भी छोड़ दिया। खैर सुनो, हो सकता है मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाए और मैं आपे से बाहर हो जाऊं, और अगर ऐसा हो गया और तुम मुसीबतों में घिर गए तो मैं वो बोल बता रहा हूं, उन्हें 3 दफ़ा दोहरा लेना। तुम्हारे अंदर तब्दीलियां होंगी और हो सकता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। मैं हिकारत से हंस दिया। मैंने कहा, सुनिए फरीद खान साहब, अगर आप महसूस करें कि आपकी खबासतों को शिकस्त हो गई है तो 5 वक्त की नमाज पढ़ करें और ज़्यादा हो सके इस्तग़फ़ार पढ़ लें। अल्लाह बहुत बड़ा है, मुमकिन है आपकी तौबा कबूल हो जाए। फरीद खान अपनी जगह से उठ गया। उसने खूनी नज़रों से मुझे देखा और फिर मुंह से एक लफ्ज़ निकाले बगैर कमरे से बाहर निकल गया। मैं पुरसकून नज़रों से उसे जाता देखता रहा। कुछ देर के बाद मैं कमरे से बाहर निकल आया। मकसूद काफ़ी दूर बैठा एक मैगज़ीन पढ़ रहा था। मैं परेशान नहीं था, दिल को एक तकवीयत सी थी। न जाने क्यों दिल ये कहता कि फरीद खान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हाँ, अम्मी जब याद आती तो दिल रोने लगता और मैं कहता, अम्मी अगर आप मेरे सामने होती और कोई शैतान मुझसे मेरा ईमान छीनने की कोशिश करता तो यकीनन आप मुझे हतमी तौर पर रोक देती। अम्मी, मैं आपके लिए दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकता। रात को मौसम ख़राब हो गया, तेज़ आंधी चली जो गैर मुतवक्को थी। फिर बारिश होने लगी। मकसूद आज बहुत उदास था। मेरे पूछने पर बोला, घर वाले याद आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए चले जाओ। नहीं यार, मेरी हालत इजाज़त नहीं देती। जाऊँगा, अब्बू ने ज़्यादा पैसे भेजने का वादा किया है, बस उनका इंतज़ार है। तुम पागल तो नहीं मकसूद? क्या इतनी मामूली से पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता? वो मुस्कुरा दिया। यार, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं कि तुम्हारा दोस्त एक खुददार आदमी है? पैसे आ जाएंगे तो कुछ दिन के लिए घर हुआ होगा। मैंने उसे बहुत मुतासिर करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे किसी कीमत पर पैसे लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। रात को खूब तेज़ बारिश हुई, बादल गरजे, बिजली चमकी, लेकिन सुबह को जो तूफान आया वो बलाखेज था। एक दिल दोस्त नस्वानी चीख ने मुझे जगा दिया। मैंने आंखें फाड़ कर देखा, मैडम फायका थी, जो पहली चीख के बाद चीखने की मशीन बन गई, लेकिन उनके चीखने की वजह न मालूम हो सकी।
अलबत्ता उनकी इन दहशतनाक चीखों ने भगदड़ मचा दी और बहुत से तो मेरे कमरों में घुस आए। मैडम फाइका एक तरफ इशारा कर रही थी। मैंने उनके इशारे की तरफ देखा और सकते में रह गया। मकसूद अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसका बिस्तर खून से भीगा था। उसकी गर्दन गद्दी की खाल तक लटकी हुई थी और चेहरा भी खून में डूबा था। उसके बाद जो होना था वो हुआ। जाहिर है मकसूद मेरे साथ रहता था। मौत से पहले मैं आखिरी शख्स था जो उसके साथ था। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। किसी अमल में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। तेज धार छुरी जो खून में लथली थी मेरे बिस्तर के गद्दे के नीचे छुपी थी, जिसे पुलिस ने तलाश कर लिया। मुझसे पूछा गया कि मैंने मकसूद को क्यों कत्ल किया, तो मैंने सादगी से कह दिया कि मैंने उसे कत्ल नहीं किया और अगर पुलिस मुझे ही कातिल समझती है तो मुझे सजा दे दे। बरकी साहब, नियाज अहमद और कुछ दूसरे हमदर्दों ने जो कुछ किया जा सकता था किया। गुज्जर घाट हवेली जो गया था वो यूं था कि मैं अपने दादा मामून खान का ना सिर्फ हमशक्ल हूँ बल्कि उन्हीं की तरह औबाश हूँ। मेरी बुरी फितरत की बिना पर मेरे वसीयतनामे को तब्दील किया गया था और सब कुछ फरीद खान को दे दिया गया वगैरह वगैरह। गर्ज ये कि पुलिस मेरे सिलसिले में मजीद तफ्तीश कर रही थी और मुझे लॉकअप से निकालकर जेल भेज दिया गया। मुझ पर एक खामोशी, एक अजीब से नशे की सी कैफियत आ रही थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं एक फिल्म देख रहा हूँ और इन वाक़यात से मेरा कोई ताल्लुक ना हो। एक अजीब से सहर अंगेज कैफियत मुझ पर तारी थी। फिर एक और दिलचस्प अमल हुआ। उस दिन मुझे अदालत में पेश किया गया। पुलिस के जवान मुझे हथकड़ियाँ लगाकर अदालत की इमारत में लाए। मैं खामोश खड़ा अदालती कार्रवाई देख रहा था। मुलाजिम आ रहे थे, पेशियाँ हो रही थी। अचानक मैं उस जगह जहाँ मैं खड़ा हुआ था धमाके हुए इंतहाई गलीज धुएं के बादल फजा में बुलंद हो गए। साथ ही कुछ खौफनाक चीखों की आवाज़ें बुलंद हुईं और फिर अचानक किसी ने मेरी नाक पर एक रुमाल रख दिया। मेरा सांस रुक गया। एक तेज़ बू पूरी नाक के रास्ते दिमाग पर चढ़ गई और मेरे हवास लम्हों में गुम हो गए। फिर जब होश आया तो मैं एक आरामदेह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। बहुत मोटा गद्दा और एक बड़ा पुरसुकून माहौल था। मेरी समझ में ना आया कि मैं कहाँ हूँ। जब गौर किया तो गुजरे वाक़यात याद आ गए। मुझे अदालत के अहाते से अगवा करके यहाँ लाया गया था, लेकिन ऐसा किसने किया? मेरे किसी हमदर्द ने या दुश्मन ने? और ये मालूम होने में भी देर न लगी। दरवाजे पर आहट हुई और किसी ने अंदर झांका। फिर मुझे जागता देखकर अंदर आ गया। मैंने एक लम्हे में उसे पहचान लिया। ये हवेली का एक मुलाजिम रफ़ू था। अरे रफ़ू तुम? मैंने हैरत से कहा। जी छोटे मालिक, नाश्ता ले आए? नाश्ता? जी मालिक। मगर रफ़ू ये कौन सी जगह है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हवेली है मालिक और हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं। ये गुज्जर घाट है तो और क्या, हमारी हवेली है? हाँ जी मालिक, रफ़ू ने कहा। वो मेरे सवालात पर हैरान था, लेकिन मुझ पर जो बीत रही थी मैं ही जानता था। हवेली के इस कमरे को मैं बिल्कुल नहीं पहचान सका और वैसे भी हवेली में 2-4 कमरे तो थे नहीं और किसी भी कमरे की शक्ल तब्दील कराई जा सकती थी। मुझे खामोश देखकर फिर बोला, नाश्ता ले आए मालिक? अभी 20 मिनट के बाद। मैंने मुल्हिका बाथरूम की तरफ देखकर कहा और रफ़ू सर झुकाकर चला गया। लेकिन मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। जो कुछ हुआ था उसे याद करके मेरा दिल बैठा जा रहा था। अब इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि सूरत हाल की संगीनी का एहसास ना हो। मैं कातिल बन चुका था और एक मफरूर भागा हुआ मुजरिम भी। मेरे लिए तो किसी भी तरह से मौत से कम सज़ा नहीं होगी। ये भी पता चल गया था कि अदालत के हाथे से मुझे बेहोश करके लाने वाले कौन थे। यकीनन ये इंतज़ाम फरीद खान ने ही किया था। लेकिन पुलिस, कानून कुछ नहीं सुनेगा। कभी यकीन नहीं करेगा कि मैंने मकसूद को कत्ल नहीं किया। कभी यकीन नहीं करेगा कि अहाते अदालत से फ़रार होने के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं और यहाँ हवेली में यहाँ कितने इत्मीनान से मुझे रखा गया। रफ़ू ने बाहर से दरवाज़ा भी बंद नहीं किया। गुसल खाने से बाहर निकला तो रफ़ू नाश्ता लगा रहा था। सारी चीज़ें बहुत उम्दा थीं। दिल में हज़ारों वसवसे, बेशुमार ख्यालात थे। मैंने उन्हें रद्द करने का हाल ये निकाला कि खूब डट कर खाऊं और मैं नाश्ते पर पल पड़ा। चाय के 2-3 कप पीने के बाद मैं सैर हो गया। रफ़ू वहीं खड़ा था। मैंने उसे देखते हुए कहा, हवेली में सब खैरियत है रफ़ू? मेरी अम्मी के बारे में कुछ पता चला? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। खामोशी से बर्तन समेटे और बाहर निकल गया। मैंने गहरी सांस ली और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। यहाँ तो बड़ा ड्रामाई माहौल है। कुछ देर सोचने के बाद मैं बाहर निकल आया, लेकिन 2 ही कदम चला था कि सामने फरीद खान नजर आया। मुझे देखकर रुक गया। हेलो अशरफ, उसने आवाज़ लगाई और मैं रुककर उसे देखने लगा। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था, आओ मेरे साथ कमरे में आ जाओ। वो वापसी के लिए मुड़ गया। मैंने कोई नखरा करना मुनासिब न समझा। सूरत हाल का मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था। इन हालात में खूनी ड्रामा मुनासिब नहीं था। अलबत्ता ये थोड़ा सा फासला तय करते हुए मैंने अंदाज़ा लगाया कि हवेली में काफ़ी तब्दीलियाँ हुई हैं और शायद उसके 2 हिस्से कर दिए गए हैं। दूसरे हिस्से में ताया, अबू कलसूम, फुफी और दूसरे लोग मुंतकिल कर दिए गए और यह हिस्सा फरीद खान ने अपने लिए मखसूस कर लिया। फरीद खान एक कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे की आरास्तगी काबिल दीद थी।
سب سے زیادہ سرپرائزنگ بات یہ تھی کہ فرید خان کی انتہائی خوبصورت مسیری پر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی انتہائی بیہودہ لباس میں نیم دراز تھی اور ایک رسالے کی ورک گردانی کر رہی تھی۔ اور سوری بیبی، چلو تم دوسرے کمرے میں جاؤ، فرید خان نے کہا۔ لڑکی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر جیسے اس کی نگاہیں مجھ سے چپک گئیں۔ عجیب بھوکی نظریں تھیں، جیسے بلی گوشت کو گھورتی ہے۔ پھر وہ انتہائی اوباش لہجے میں بولی، ارے یہ رسگلہ کون ہے؟ بتاؤں تجھے ابھی، فرید خان نے غصے سے کہا اور مسحری کی طرف بڑھا۔ لیکن لڑکی نے ایک مصنوعی چیخ کے ساتھ مسحری کی دوسری طرف چھلانگ لگائی۔ اس کا لباس کچھ اور بے ترتیب ہو گیا اور میری آنکھیں خود بخود شرم سے جھک گئیں۔ وہ کمرے کے دوسرے دروازے کو کھول کر اس طرف چلی گئی۔ بیٹھو، فرید خان نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کر کے کہا اور میں بیٹھ گیا۔ فرید خان کی آوارگی کی بہت سی کہانیاں سنی تھی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا۔ بد نصیبی سے میری صورت مامون خان سے ملتی تھی، میرے دادا سے، لیکن ان کے بیٹے کے لچھن شاید ان سے بھی زیادہ شرمناک تھے۔ فرید خان دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا، پھر بولا، مجھے خوشی ہے اشرف کہ تم زیادہ عمر نہ ہونے کے باوجود بے حد سمجھدار ہو۔ میری بدقسمتی ہے کہ ہم تم دونوں دوست نہ بن سکے۔ پتہ نہیں تمہارے دماغ میں یہ کیا نیکیوں کا خناس کہاں سے گھس گیا۔ 4 سانسیں ہیں زندگی کی، انہیں بھی زنجیروں میں قید کر دو۔ یہ ہماری حویلی ہے فرید خان صاحب، میں نے کہا۔ ہاں کیوں؟ ویسے مجھے اس بات پر حیرت نہیں ہے کہ تم نے مجھے چچا کہنا چھوڑ دیا۔ کام کی بات کریں فرید خان، میں نے بگڑتے ہوئے کہا۔ گویا ابھی تمہارے بل نہیں نکلے، نکل جائیں گے۔ بلکہ بل تو نکل جائے، لیکن شاید میں اس بات سے متاثر ہوں کہ تم میرے ابا کے ہم شکل ہو اور ابا میرا آئیڈیل تھے۔ آپ جیسے ہیں فرید خان صاحب۔ خیر، مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ تم پوچھو، فرید خان نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ جواب دیں گے؟ ہاں، 100% سچا جواب ہوگا۔ جھوٹ اس سے بولا جاتا ہے جس سے کوئی خوف ہو، اور تم؟ ٹھیک ہے، کیا آپ نے اپنا مذہب بدل لیا؟ مذہب؟ فرید نے پرخیال انداز میں کہا، پھر بولا، میں شروع سے ہی کسی سلسلے میں انتہا پسند نہیں ہوں۔ میں نے زندگی کا جو تجربہ کیا ہے اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ کائنات میں طاقت کی پوجا ہوتی ہے۔ کھلی آنکھ سے دیکھو، 2 ہاتھ 2 پاؤں والا انسان ہر جگہ نظر آئے گا، لیکن جو طاقت میں زیادہ ہے وہی راج کرتا ہے۔ میرا مذہب طاقت ہے، اور طاقت کا جسم سے کوئی تعلق نہیں، یہ دماغ میں ہوتی ہے۔ طاقت بادشاہ ہے اور دولت اس کی خوراک۔ دولت نہ ہو تو طاقت بھوک سے مر جاتی ہے۔ تم سمجھ تو رہے ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو آپ مسلمان نہیں رہے؟ یہ ایک جذباتی سوال ہے جس کا جواب میں نہیں دوں گا۔ آپ نے شمشان گھاٹ میں بیٹھ کر گندے علم سیکھے تھے؟ او، تمہیں معلوم ہے؟ جی ہاں، وہ علوم نہیں بلکہ وہ طاقت کا سرچشمہ ہے، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ اس وقت کون ہے جو میرے مقابلے پر آ سکتا ہے؟ اچھا، تو مقصود کو کس نے قتل کیا؟ فرید خان نے بے خوفی سے جواب دیا، میں نے۔ کیوں؟ تمہیں اوقات میں لانے کے لیے۔ مطلب تمہیں معلوم ہے تم اب قاتل اور مفرور بن چکے ہو۔ میں نے کہا، میں گرفتار ہو جاؤں گا، مجھے سزائے موت ہو جائے گی، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرید خان نے مسکراتے ہوئے کہا، بتا دوں گا اگر مناسب سمجھیں تو سنو، خوش ہو جاؤ گے۔ مامون خان نے جو کچھ کیا اس کا سب سے بڑا فائدہ تمہیں حاصل ہوا ہے، کیونکہ تم ان کے ہم شکل ہو۔ کالے جادو کی ایک بہت بڑی طاقت تمہیں چاہتی ہے، وہ تمہیں ایک مہان شکتی دینا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں دین اسلام کے چکر سے نکلنا ہوگا، کالے دھرم میں آنا ہوگا۔ اور اشرف خان، جب میں نے تمہیں اتنا بتا دیا ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ تم کالی طاقت کے حصار میں ہو۔ میں حصار میں ہوں؟ ہاں، ایک نہ نظر آنے والی طاقت تمہاری حفاظت کر رہی ہے۔ وہ کیسے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ عدالت کے احاطے سے میں تمہیں لایا ہوں؟ او اچھا، تو پھر معمولی بات نہیں تھی، زبردست خون خرابہ ہو سکتا تھا۔ یہ انہی طاقتوں نے کیا ہے۔ گجر گھاٹ کوئی دور کا علاقہ نہیں ہے، لاہور یہاں سے زیادہ دور نہیں، اور پھر پولیس کو ایک مفرور قاتل کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے گھر آنا چاہیے، لیکن اور ہاں، یہ پورا علاقہ اب ہمارا ہے، جہاں چاہو دندناتے پھرو، کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ جائے تو جوتے مارنا فرید خان کو۔ مجھے کیا کرنا ہوگا خان صاحب؟ میں نے کہا، اور فرید خان کے چہرے پر اچانک خوشی نظر آئی۔ تو کیا تم تیار ہو؟ مذاق میں بھی بڑی سے بڑی ضرورت کے تحت بھی یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ میں تم پر اور تمہاری پیشکش دونوں پر لعنت بھیجتا ہوں، میں نے کہا۔ فرید خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ وہ دیر تک کچھ نہیں بول پایا، بمشکل اس نے خود کو سنبھالا اور بولا، ٹھیک ہے، جب تمہیں تمہاری ماں سڑکوں پر بھیک مانگتی نظر آئے گی، اس کے بدن پر چیتڑے جھول رہے ہوں گے اور وہ لوگوں کی نظروں سے اپنے جسم کو چھپاتی پھرے، تو بس یہ سوچنا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کاش میں تمہارے منہ کو پتھر سے کچل سکتا، میں نے کہا۔ میرا دل چاہ رہا ہے فرید خان پر حملہ کر دوں، اسے اس کے الفاظ کی سزا دوں، لیکن میں نے برداشت کیا۔ فرید خان اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے تن بدن میں بھی شعلے بھڑک رہے تھے۔ ماں کے بارے میں اس نے جو الفاظ کہے تھے
मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्या करूं, क्या फरीद खान को कत्ल कर दूं? दिल तो यही चाह रहा था कि उसे अजियत देकर मार दूं, और मैं ऐसा कर सकता था। वो तनो तोश में मेरे मुकाबले में कुछ नहीं था, एक कमज़ोर और बाश आदमी, जबकि मैं जंगली सांड की तरह कदावर और ताकतवर था। लेकिन दिमाग को काबू में रखना ज़रूरी था। अगर मैंने उसे कत्ल भी कर दिया तो दोहरे कत्ल का मुजरिम बन जाऊंगा, जबकि मासूम मकसूद के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे दिलो दिमाग में तूफान आते रहे। जज्बाती अमल हमेशा गलत रास्ता दिखाता है। मैं ये भी इंतज़ार कर रहा था कि देखूं इस गुफ्तगू के बाद फरीद खान का क्या रद्द-ए-अमल होता है। अगर उसने मेरे खिलाफ कोई अमल किया, मसलन अगर उसने पुलिस को मेरी यहाँ मौजूदगी की खबर कर दी और पुलिस आ गई, तो मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं पुलिस से मुकाबला करूंगा और यहाँ से फरार हो जाऊंगा। मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक मकसद होगा, मेरी माँ की तलाश। अगर मेरी माँ मुझे मिल गई तो फिर सारी जायदाद पर लानत भेजकर कहीं गोशा नशीन हो जाऊंगा। अपनी माँ को अपनी मेहनत की कमाई खिलाऊंगा। मुझे माँ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही ख्यालात मेरे जहन में आते रहे। फरीद खान ने खुल्लम खुल्ला इतराफ़ किया था कि उसने अपना मज़हब छोड़ दिया है और बेदीन हो गया है। वो मुझे भी उसकी तरगीब दे रहा था। कहता है कि दास बनकर जाओ। वो ये भी कह रहा था कि मैं काली ताकतों के हिसार में हूँ और काली ताकतें अपने किसी मकसद के लिए मुझे खुद में शामिल करना चाहती हैं। और एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में कूदा। जमुना दास ने मुझे काली माता और भवानी देवी के बारे में फ़र्क बताया था। जब मैंने उनसे कहा था कि मुझे जंतर मंतर सिखा दें, तो उन्होंने और मलिका ने कहा था कि उसके लिए कुछ ऐसे अमल करने पड़ेंगे जो तुम्हारे धर्म के मुनाफी हैं। वो अमल क्या हैं? अगर कोई आसान बात है तो सिर्फ फरीद खान से मुकाबले के लिए अपनी माँ की तलाश के लिए मैं ये अमल रखूँ और अपना काम मुकम्मल करके तौबा कर लूँ। तो ये बात शिद्दत से मेरे जहन पर सवार हो गई कि क्या करना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं एक बार जमुना दास से मिलूँ, मगर कैसे? वहाँ कैसे जाऊँ? इब्रार भाई एक अच्छे इंसान थे, मेरे वफादार थे, उनसे रुजू किया जा सकता है। बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो मैं चौंक पड़ा। गाड़ी के इंजन की आवाज़ आई। क्या पुलिस आ गई? बहरहाल ये खदशा तो जहन में था। मैं तेज़ रफ्तारी से खिड़की के पास पहुंच गया और मैंने झांका। पुलिस नहीं आई थी, बल्कि फरीद खान अपनी उसी जीप में बाहर जा रहा था। मैं एक गहरी सांस लेकर खिड़की से हट गया। हालात ख़राब हों तो ऊट पटांग ख्यालात दिमाग में आते हैं। फरीद खान उस वक्त हवेली से चले जाना मेरे लिए बड़ा करामत था, गोया मेरे मंसूबे को जिला मिली थी। वैसे बड़ी हैरानी की बात थी कि फरीद खान जैसे शैतान जहानत के मालिक शख्स ने मुझे इस कदर आज़ादी देने की हिमाकत कैसे की? उसे ये एतमाद कैसे था कि मैं यहाँ से फ़रार की कोशिश नहीं करूँगा? पता नहीं इस एतमाद की क्या वजह थी, होगी कुछ। मैं कमरे से बाहर निकल आया और फिर छुपता छुपाता फरीद खान के कमरे की तरफ चल पड़ा। मुझे ये भी खदशा था कि कहीं फरीद खान के कमरे में कोई चमक छलो ना हो, इसलिए मैंने बड़े मोहतात तरीके से कमरे का दरवाज़ा खोला। शुक्र था कि उस वक्त कमरे में कोई जल परी नहीं थी। मेरी निगाहों ने चारों तरफ का जायज़ा लिया। फिर मैं उस अलमारी के पास पहुंच गया जिसमें तिजोरी मौजूद थी। फरीद खान तो जैसे बादशाह सलामत बन गया था। उसे इस अजीमुशान हवेली में किसी तरह का कोई ख़तरा ही नहीं था। अलमारी भी लॉक नहीं थी, ना ही उसमें मौजूद तिजोरी लॉक थी। तिजोरी में नोटों की थैलियाँ लगी हुई थी। मैंने उनमें से सिर्फ 2 गठियाँ निकाली, एक बड़े नोटों की, दूसरे छोटे की। ये दोनों जेब में ठोंस कर बाहर निकल आया। अब भी मुझे फरीद खान की लापरवाही पर हैरत थी जो उसने मेरे सिलसिले में की। उसकी वजह वाकई मेरी समझ में ना आई। उसके बाद मैंने इब्रार भाई को तलाश किया जो उस वक्त अपने क्वार्टर में थे और शायद बीमार लग रहे थे। उनके चेहरे से पता चल गया और वो मुझे देखकर जल्दी से उठ खड़े हुए। अरे छोटे मालिक, आप यहाँ? अरे क्यों आ गए? किसी को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? इसलिए कि अब मैं छोटा मालिक कहाँ रहा हूँ, मैंने हंसकर कहा। अरे नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं। कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। अरे अभी तो रातें ही बड़ी हैं इब्रार भाई। नहीं मालिक, वक्त किसी के कब्जे में नहीं रहता। देखो एक बात बताओ इब्रार भाई। जी मालिक, तुम्हारी तबीयत कैसी है? नज़ला बुखार हो रहा है, कोई ख़ास बात नहीं। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि फरीद खान ने तुम्हें मेरे बारे में कोई हिदायत तो नहीं की? बिल्कुल नहीं मालिक, मेरे कहीं आने जाने के बारे में कुछ पूछा तो नहीं, आज तक नहीं। ये भी नहीं कहा कि मैं कहीं जाने के बारे में कहूँ तो आप ना जाएं, कभी नहीं। खैर ठीक है, शक है मुझे, मैं आपको एक तकलीफ़ देना चाहता हूँ इब्रार भाई। जी छोटे सरकार, हुक्म कीजिए। मुझे उस धर्मशाला में तुम छोड़ दोगे? हाजिर मालिक, मगर आपने छोड़ने की क्या बात कही? मैं वहाँ कुछ दिन रुकूंगा, इसलिए कह रहा हूँ। आप सिर्फ मुझे वहाँ छोड़ दें, वापसी का मैं खुद इंतज़ाम कर लूँगा। आप क्यों इंतज़ाम कर लेंगे मालिक? मुझे फ़ोन करें, मैं आ जाऊँगा। शुक्रिया, मगर एक बात बताएं। जी बोले मालिक। आपकी तबीयत ख़राब है, आप गाड़ी चला लेंगे? अरे नहीं मालिक, मुझे मामूली सा बुखार है। आप बाहर चलें, हम आते हैं, इब्रार भाई ने कहा और मैं उनके क्वार्टर से बाहर निकल गया। और कोई इंतज़ाम नहीं करना था। एक इरादा था कि दिल में बस किसी तरह जमुना दास तैयार हो जाएं तो भवानी का ज्ञान सीख लूँ
और काली के ज्ञान का तोड़ करूं, बस एक धन सवार हो गई थी। कुछ देर के बाद इब्रार भाई ने गाड़ी गैराज से निकाली और मैं बाहर निकल आया। रास्ता खामोशी से तय हो रहा था कि इब्रार भाई ने कोई बात की न मैंने, बस सोचों में डूब रहा। गाड़ी रोक दे इब्रार भाई, मैंने कहा, और इब्रार ने गाड़ी की रफ्तार सुस्त कर दी। फिर कार साइड करके रोकी और मेरी सूरत देखने लगे। बस मैं यहीं उतर जाता हूँ। क्यों छोटे मालिक, वो सामने धर्मशाला है, बस ऐसे ही यहाँ से पैदल जाऊँगा। जैसे आपकी मर्जी, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। हाँ शुक्रिया, मेरे लिए दुआ करें इब्रार भाई। अच्छा बुरा जो भी कदम उठा रहा हूँ अपनी माँ के लिए उठा रहा हूँ, खुदा मुझे माफ़ करे। अल्लाह की पनाह में, इब्रार भाई ने कहा और मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। इब्रार भाई के आखिरी अल्फाज मेरे कानों में सिसक रहे थे, अल्लाह की पनाह में। मैं अल्लाह की पनाह में कहाँ जा रहा था? मैं तो किसी और ही जगह जा रहा था। मैं हवास खो चुका था, सही या गलत की तमीज़ खो बैठा था। मेरे दीन से इन चीज़ों का क्या ताल्लुक़ था? लेकिन फरीद खान ने मुझे जिस रास्ते पर ला डाला था वहाँ मेरे हवास मेरा साथ छोड़ गए। इब्रार भाई कार छोड़कर वापस चले गए और अब उसका निशान भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं तेज़ कदमों से धर्मशाला की तरफ जा रहा था। फिर मैं उन ढलानों के नीचे उतरा और अचानक मेरे कदम ठिठक कर रुक गए। धर्मशाला की इमारत अब ईंटों के ढेर की शक्ल में पड़ी हुई थी। वो ज़मीन बोस हो गई थी, ईंटें काली और झुलसी नजर आ रही थी। अरे ये क्या हुआ? कदम आगे बढ़ाए तो आसपास के फूल पौधे और झाड़ियाँ भी बुरी तरह आतिश ज़दा नजर आए। यहाँ खौफनाक आग लगी थी, मगर कैसे लगी थी या लगाई गई? और क्या जमुना दास और मनिका आग से बच सके? क्या मनिका जिसने मेरे लिए मौत का संजोग लिया था खाकस्तर हो गई? दिल बुरी तरह दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से कदम आगे बढ़ाए और धर्मशाला के पास पहुंच गया। ऐसी इमारत थी जिसमें किसी वजह से आग लग जाती। साफ जाहिर हो रहा था कि आग लगाई गई थी। किसने लगाई और क्यों लगाई कुछ भी सोचा जा सकता था। हो सकता है मेरी वजह से हुआ हो। धर्मशाला की खाकस्तर इमारत में किसी आवारा रूह की तरह भटकता रहा। जमुना दास की झुलसी हुई रूह लाश तलाश की लेकिन ना मिली। फिर कोशिश करके ईंटों के ढेर में तहखाने का रास्ता तलाश किया और उसमें उतर गया, लेकिन मनिका की लाश भी ना मिली। क्या गंदा खेल है, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। गंगाश्री और हीरा लाल तो गुम हो गए। 13 तारीख मनहूस दिन हवेली की जिंदगी निकल गया, लेकिन दूसरी नहुस्तों ने हवेली को लपेट में ले लिया। अब तो कोई ऐसा नहीं रहा जिसके लिए जिया जाता। लेकिन ये तो कोई बात ना हुई। इन नापाक रूहों ने अपने इंतकाम के लिए नया रास्ता तलाश कर लिया था। तभी फरीद खान, उन्होंने हवेली वालों का दुश्मन हवेली वालों में उसे तलाश कर लिया और सुकून पजीर हो गई थी। फरीद खान उनके इंतकाम की तकमील कर रहा था। वाह क्या उम्दा बात थी, क्या उम्दा चाल चली थी इन बदरूहों ने। लेकिन हीरा लाल, मैं जिंदा हूँ। मैं नहीं जानता कि मुर्दा इंसानों को कैसे नुकसान पहुँचाया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं पुरस्रार अलूम सीखूँगा। और बहुत सी जज्बाती बातें जहन में आ गई और मैं भटक गया। मैंने फरीद खान के बारे में सोचा कि अगर तुम्हें ख़त्म कर दूं तो खेल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरी माँ का पता कैसे चलेगा? उनके बारे में तो फरीद खान ही जानता था। आखिर मैंने फ़ैसला किया कि मस्जिद में चला जाए, वहाँ कोई पुरसकून गोशा अपनाकर थोड़े दिन सुकून जहन को दिया जाए और फिर सोचा जाए कि आगे क्या करना है। जमुना दास के बारे में आखिरी फ़ैसला करना मुश्किल था। वो इस कदर नागहानी इंसान था कि उसे शिकस्त देना आसान काम नहीं था। जिस शख्स ने अपनी बेटी को इतने इल्म सिखा दिए थे कि वो अपनी मर्जी के रूप धार सकती थी, वो खुद कितने इल्म जानता होगा। हाँ, मनिका बुरी तरह मार खा गई। औरत थी और औरतपन का शिकार हो गई। औरत की फितरत में मोहब्बत है और नौजवानी की उम्र होती ही मोहब्बत के लिए है। बस बेचारी, मैंने अफसोस से सोचा और फिर धर्मशाला से बाहर निकल आया। लाहौर जाने का अटल फैसला कर लिया। चुनाचे सड़क पर पहुंचकर पैदल चलने लगा। उस सड़क से 4 गड़ी से आगे वाला ट्रैफिक गुजरता था। ख़ास तौर से यहाँ तांगे चलते थे। मैंने दूसरे एक तांगे को आते हुए देखा और उसे हाथ से रुकने का इशारा किया। कुछ लम्हों के बाद तांगा मेरे करीब आकर रुक गया। कहाँ की सवारियाँ हैं तांगे वाले? मैं मौसलपुर जा रहा हूँ बाबूजी। ठीक है, मैंने कहा और तांगे पर चढ़ गया। मौसलपुर भी एक गांव था। ये गुजर घाट से कोई 6 किलोमीटर था और यहाँ लारी अड्डा था। यहाँ से लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद, सरगोदा, लायलपुर वगैरह की गाड़ियाँ मिल जाती थीं। तांगा चल पड़ा और फिर कोई पौने घंटे में मौसलपुर पहुँच गया। लाहौर जाने वाली बस तैयार खड़ी थी। मैं उसमें सवार हो गया। बस चल पड़ी और मैं बाहर निगाहें जमाए आइंदा के बारे में सोच रहा था। क्या करना है? कहाँ से वो इल्म सीखूंगा जो उन नापाक रूहों से मुकाबले के काबिल बना सकें? कोई फैसला न कर सका। बस लाहौर पहुँच गई। बस से उतरने के बाद मैं लिबर्टी मार्केट चल पड़ा। रास्ते में मैंने जो सोचा था अब उस पर पूरी तवज्जो के साथ अमल करना था। लिबर्टी मार्केट से मैंने काफ़ी सामान ख़रीदा। जोड़े, कपड़े, पैंट शर्ट, शेविंग सेट, जूते वगैरह, फिर बहुत मॉडर्न सूटकेस, और उन चीज़ों में से लैस होकर मैंने एक उम्दा से होटल का इंतखाब किया। सबसे जहानत का काम मैंने फरीद खान की अलमारी से करेंसी हासिल करने का किया था।
नोटों की गड्डियां बड़ा हथियार थीं और मेरे पास काफ़ी करेंसी थी। होटल की दूसरी मंजिल पर मुझे कमरा हासिल हो गया, जहां पहुंचकर मैंने सबसे पहले गुस्ल किया, फिर कपड़े पहनकर तैयार हो गया, फिर वेटर को कहकर खाने पीने की चीज़ें मंगवाई और कमरे के उस खिड़की के पास बड़ी मेज़ कुर्सी पर बैठ गया जो बाहर चौक की तरफ खुलती थी। ये बहुत वसी चौक था जिस पर ज़बरदस्त ट्रैफिक चलती थी। मैं चौक पर मसरूफ़ ज़िंदगी का जायज़ा लेने लगा। फरीद खान ने मेरी सारी दौलत पर कब्ज़ा कर लिया था, मेरी माँ को गायब कर दिया। असूली तौर पर तो मुझे उसके खिलाफ सफ़ा राह होना चाहिए था, लेकिन अभी इतना तजुर्बा नहीं था ज़िंदगी का कि सही फैसले कर सकता। दूसरे दिन नाश्ते के साथ वेटर अखबार भी ले आया। मैंने नाश्ता करते हुए अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन पहले सफ़े पर नज़र पड़ते ही मुझे फंदा लग गया और चाय मेरे मुंह से निकलकर फैल गई। फ्रंट सफ़ा पर मेरी तस्वीर छपी हुई थी। ये तस्वीर मेरी कॉलेज के ज़माने कार्ड की थी। नीचे लिखा था, मफरूर कातिल की तलाश, अगर ये नौजवान आपको कहीं नज़र आ जाए तो फ़ोन पर इतला दें। बाद की सत्रों पर मुझे एक बदतरीन मुजरिम करार दिया गया था जिसने अपने रूममेट को कत्ल कर दिया और अदालत की इमारत से फ़रार होने के जुर्म किए थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चश्मे तसव्वुर से मैंने खुद को पुलिस के नरगे में देखा। जिस तरह पुलिस तशद्दुद करती है, इसकी बहुत सी कहानियाँ मेरे कानों में थी। ये कोई बात छुपी हुई नहीं थी। मैं बेगुनाह हूँ, ना मैंने मकसूद को कत्ल किया था और ना मैं अदालत के कमरे से फ़रार हुआ था। सारे के सारे मुझ पर इल्ज़ामात थे। मुझे बेबस कर दिया गया था। मैं इतना ही बेबस हूँ क्या? मेरे पूरे वजूद में शदीद गर्मी सी दौड़ गई। सारा किया धरा मेरे चचा का था। अब तक मैंने बड़ी शराफत से काम लिया, लग रहा था अब शराफत से काम चलेगा नहीं। चाचा ने ईमान बेचकर गंदे इल्म हासिल किए और मुझसे वो तावीज़ भी छीन लिया जो मेरी हिफाजत करता था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मुझे जागना पड़ेगा, शराफत का खोल उतार कर फेंकना पड़ेगा। मुझे इस संगीन सूरत हाल का एहसास था। पुलिस मेरी तलाश में थी। बहुत से लोगों ने अखबार में मेरी तस्वीरें देखी होंगी। अब ख़तरा मेरे चारों तरफ मंडरा रहा था। मुझे ज़िंदा रहना है, अपनी हिफाजत करनी है और वो करना है जो मैंने अभी तक नहीं किया। मैंने सबसे पहले फ़रीद खान को कॉल की। उसका नंबर मेरे पास था। दूसरी तरफ से फ़रीद खान की आवाज़ सुनाई दी। मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा, मैं कौन हो तुम? तुम्हारा बाप मामून खान, मैंने गुरा कर कहा। अरे कौन है तू, सामने आकर बात कर। मामून खान का हमशक्ल। फ़रीद खान हैरत से बोला, अरे अशरफ, हाँ मैंने गलत तो नहीं कहा, मैं तुम्हारे बाप का हमशक्ल हूँ। अरे क्या तूने नशा किया है? तू जानता है क्या बकवास कर रहा है? फ़रीद खान ने गुस्से से कहा। हाँ थोड़ी सी बातें तुमसे करनी है फ़रीद खान। ज़रूर तेरी शामत आई है, वो बोला। मैं अपनी शामत से बहुत दिन से निमट रहा हूँ। असल में अब तुम्हारी शामत के दिनों का आगाज़ होने वाला है। होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ कुछ खामोशी छाई रही। फिर फ़रीद खान की आवाज़ सुनाई दी। चूहे भी नशा करके दम के बल खड़े होने की कोशिश करते हैं। बात असल में यह है अशरफ खान कि जायदाद के सिलसिले में तुझे कुछ अरसा ज़िंदा रखना ज़रूरी है। तू और तेरी माँ इसलिए ज़िंदा हैं, वरना मैं रास्ता रोकने वाली झाड़ियों को साफ कर देने का आदी हूँ। तेरा शुक्रिया फ़रीद खान, तूने मुझे मेरी माँ की ज़िंदगी की खुशखबरी सुना दी। अब तू भी सुन ले। मैं तुझे इसलिए ज़िंदा रखूँगा कि माँ तेरे कब्ज़े में है, और यह भी हो सकता है कि अगर तू मेरी माँ के साथ अच्छा सलूक रखे तो मैं तुझे ज़िंदा छोड़ दूँ। दूसरी सूरत में। मैं खामोश हुआ तो फ़रीद खान ने कहा, हाँ दूसरी सूरत में क्या है, आगे बोल। तेरे पूरे बदन पर ज़ख्म लगाऊंगा और तुझे हवेली के बाहर वाले शमशान घाट में ज़िंदा जला दूंगा। मेरी गुर्राहट उभरी। अच्छा ख्याल है। तो इस वक्त कहाँ मर रहा है? तेरी चिता के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ, मैंने कहा। मैं देख चुका हूँ कि तू इन नापाक रूहों के दरमियान बैठा है। तू अपने लिए जहन्नुम तलाश कर रहा है फ़रीद खान। वो हंस कर बोला, अरे वाह, तू भी चालाक आदमी है, ये कहाँ से देख लिया तूने? लानत है तुझ पर फ़रीद खान। वो कहने लगा, सामने आ जा, फिर बात करने का मज़ा आएगा। मैंने कहा, मरदूद, बहुत जल्द तेरे सामने आऊँगा, थोड़ा सा इंतज़ार कर। आखिर तुझे हुआ क्या है, क्यों मर रहा है? तू जानता है फ़रीद खान, तूने मुझे कातिल बना दिया, मफरूर बना दिया। क्या ज़िंदगी छोड़ी तूने मेरी। अरे मैंने तो तुझे पेशकश की थी, भूल गया? क्या पेशकश? कहा था ना कि मेरे साथ ताउन कर और दुनिया भर के ऐश समेट ले। तू कातिल है, मफरूर है, और भी दिल चाहे तो कत्ल कर ले, कोई तेरा बाल बेका न कर सकेगा। और ये पेशकश अब भी बरकरार है। अभी जो तूने बकवास की है मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ। सड़क पर कुत्ते भौंकते रहते हैं और थक कर खामोश हो जाते हैं। उसने कहा तो मैंने गुस्से से कहा, अपने बुरे वक्त का इंतज़ार कर फ़रीद खान। ठीक है, इंतज़ार कर रहा हूँ, अब दफ़ा हो जा, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। यह कहकर फ़रीद खान ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने भी अपना मोबाइल ऑफ़ कर दिया। नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। अखबार में तस्वीरें छप गई थी। कोई भी मुखबिर कर सकता था। किस तरह बचा जा सकता है और अब क्या किया जाए? पुलिस से बचूं, माँ को तलाश करूं,
एक खुशी की बात यह हुई थी कि माँ की ज़िंदगी की खबर मिल गई थी। यह भी अंदाज़ा हो गया कि मुश्किल तरीन हालात में भी फरीद खान मेरी माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन उसे शिकस्त कैसे दी जाए। मैंने अपने पास मौजूद करेंसी का जायज़ा लिया। काफ़ी बड़ी रकम थी। वैसे बार बार इसका एतराफ़ कर रहा हूँ कि दौलत बड़ी चीज़ होती है। इंसान को इसलिए बड़ी तकवीत हासिल होती है। बहुत सोचता रहा, फिर एक ख्याल दिल में आया, क्यों ना गुजर घाट वापस चला जाऊँ। वो मेरे लिए महफूज जगह है। पुरानी हवेली का एक बार जायज़ा ले चुका था। वहाँ 50 बंदे भी रुपोश हो जाएं तो पता न चले। वहाँ जाकर पुलिस की नज़रों से तो बच जाऊँगा। हाँ, वो नापाक रूहें मौजूद थी जो मेरा खाना ख़राब कर सकती थी, लेकिन दोनों में से एक रिस्क तो लेना पड़ेगा। हो सकता है रूहों से कोई समझौता हो जाए। दिलचस्प ख्याल था। वहाँ पुलिस से छुपना था, वहाँ दुश्मन रूहों से निपटना था। बड़ी मज़े की थी बात, यानी दुश्मन से बचने के लिए दुश्मन की गोद में छुपना। आखिरी फैसला किया और अपना सामान समेट लिया। अपनी दानिश में अपना हुलिया इस तरह तब्दील किया कि एक तबलीगी जमात के रुकन की शक्ल इख्तियार की। बाजार से एक जुब्बा और मखसूस रंग की पगड़ी, आंखों पर मोटी कमानी का चश्मा, आईने में अपना हुलिया देखकर हंसी आ गई। लाहौर से गुज्जट घाट और फिर शमशान घाट। शाम हो चुकी थी। शमशान घाट वीरान पड़ा था। मुझे रात का इंतज़ार था, अभी रोशनी बाकी थी, इसलिए हवेली की तरफ जाते हुए देखा जा सकता था। लेकिन जूं ही रात हुई, मैं चोरों की तरह छुपता छुपाता पुरानी हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली की तरफ कोई नहीं आता था। रात में किसी के आने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अंदर हवेली में दाखिल होकर मैंने गहरे सांस लेकर कहा, लो भाई दुश्मन रूहो, तुम्हारी मुश्किल ख़त्म हो गई। जिस वजूद से तुम्हें नफ़रत है वो खुद ही तुम्हारी किचार में आ गया। अब तुम्हारी मर्जी इसके साथ जो सलूक करो। मैंने ऊपर की मंजिल में कैसे कमरे का इंतखाब किया जहाँ से दो तरफा यानी शमशान घाट और नई हवेली के बहुत से गोशों को एक ही वक्त में देखा जा सकता था। हवेली में आला दर्जे का कदीम फर्नीचर और दूसरी चीज़ें मौजूद थीं। मैंने अपने लिए एक आरामदेह जगह तैयार कर ली और खिड़की के पास आ बैठा। एक मिसरा पड़ा था, कभी दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। तो मैंने इतने खौफजदा लम्हे देखे थे कि अब खौफ मेरे दिल से निकल गया था। पुरानी हवेली भूतों का मस्कन समझी जाती, लेकिन अब अगर 1000 भूत भी आ जाएं तो मुझे डर न लगता। अलबत्ता सोचने के लिए बेहतरीन जगह थी और मैं आधी रात तक सोचों में डूबा रहा। भूतों या शमशान घाट के दूसरे इन रूहों से मुझे कोई खौफ नहीं था। गंगा भी फरीद खान से समझौते के बाद गायब हो गई। फरीद खान ने ये खूब काम किया था। उन दुश्मन रूहों से दोस्ती करके उसने हवेली वालों को 13 तारीख से महफूज कर लिया। दूसरी बात, मैंने यहाँ क़याम के बारे में सोची थी। मुलाजिम सब पुराने दौर के थे और हवेली की सियासत से दूर थे। किसी ने भी उन्हें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, ना उन्हें अपना राजदार बनाया था। अलबत्ता वो भी बेवकूफ़ नहीं थे और सोच पर निगाह रखते थे कि कौन सा सूरज चढ़ रहा है और उन्हें हवा के कौन से रुख पर चलना है। फिर भी मैंने किसी के बंदे को आजमाने का फैसला नहीं किया। ड्राइवर इब्रार भाई काबिल एतमाद शख्सियत थी, उनसे काम लिया जा सकता था। गर्ज ये कि मैंने यहाँ पुरानी हवेली में पूरी रात गुजार दी। उस वक्त कोई 5:30 बजे होंगे। मैं हवेली से बाहर निकल आया। हर तरफ गहरा सन्नाटा तारी था। अभी हवेली के मकीन सो रहे थे। मैं मुलाजमों के क्वार्टरों पर पहुंच गया। इब्रार भाई जल्दी उठने के आदी थे। वो नमाज पढ़ते थे और उसकी तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर हक्का बक्का रह गए। मैं ही हूँ इब्रार भाई, मेरा भूत नहीं है, मैंने हंसकर कहा। अरे आइए छोटे मालिक, अंदर आ जाइए, इब्रार भाई ने कहा। मैं अंदर दाखिल हो गया। मैं अंदर जाकर एक चरपाई पर बैठ गया। इतनी सुबह कैसे आ गए छोटे मालिक? मैं कल से आया हुआ हूँ इब्रार भाई। अरे कल से? मगर मैंने तो नहीं देखा। आपने क्या? किसी ने नहीं देखा। ओ अच्छा, फिर रात कहाँ गुजारी? पुरानी हवेली में। हैं? इब्रार भाई का मुंह हैरत से खुल गया। हाँ, दुश्मन रूहों से मेरी दोस्ती हो गई है इब्रार भाई, मैंने हंसकर कहा। फिर बोला, चलिए दूसरी बातें बाद में होंगी, मुझे सख्त भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? अरे अभी लाता हूँ, चाय का पानी मैंने पहले ही रखा है, बस 10 मिनट। इब्रार भाई किचन की तरफ चल पड़े। ठीक 10 मिनट के बाद वो एक बड़ी ट्रे लिए अंदर दाखिल हुए। उसमें पूरा नाश्ता मौजूद था। मैं बेतकल्लफी से शुरू हो गया। खाना खाते में चौंक पड़ा। मैंने इब्रार भाई की तरफ देखा। अरे आप चाय की दूसरी प्याली नहीं लाए? आप चाय नहीं पिएंगे? नहीं छोटे मालिक, हमारे मालिक आज भी आप हैं, हम किसी और को नहीं मानते और मालिकों की बराबरी इस हवेली की रिवायत नहीं, इब्रार भाई ने कहा। मैं खामोश हो गया। इब्रार भाई ने कहा, अजान हो गई, हम नमाज पढ़ लें। हाँ ज़रूर, मैंने कहा और इब्रार भाई चले गए। मैं खूब खाने पीने के बाद उसी जगह चारपाई पर लेट गया। आंखों में जलन हो रही थी। हवेली में ठीक से नींद नहीं आ रही थी। अचानक इब्रार भाई घबराए हुए अंदर दाखिल हुए। छोटे मालिक, पुलिस की 2 गाड़ियां अंदर आई हैं, बहुत से पुलिस वाले बंदूकें लिए नीचे कूदे हैं। दोस्तों, ये कहानी जारी है।
इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।